जीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट का पहला दिन जो है वो पूरा हम कहते थे टीम इंडिया के फेवर में रहा। रोहित शर्मा और जडेजा दोनों ने शतक जड़े। और सरफराज खान की बात करें तो उनका मतलब कहेंगे अनलकी आउट हुए, लेकिन ऐसी नोक बहुत खेल ज्यादा। गए कि वो हिस्ट्री बना दिया सरफराज। तो शशांक हमारे साथ है। शशांक आज बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके जो वो नाम लेते रहते मारकूट हैं आज सब चमके मारकूट। हैं। आज वो सब चमक गए। देखिए वही कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर आप मारकूट को एक लंबा स्पेल दोगे तो वो चीज करके दिखाएंगे। और कल अर्पित आपको याद होगा जब आपने कहा था वो ग्रीन पिच दिख रहा है, मैंने कहा था ये दिखावटी का ग्रीन पिच है, 15 ओवर का बात है, उसके बाद बांटा है और वही हुआ है। पहले 15 ओवर में 33 पे 3 लग गए, जैसे ही वो दिखावटी घास ऊपर की उड़ी उसके बाद एकदम पैराडाइज बनाया गया है। क्योंकि ना जी बॉलिंग में कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ अच्छा, और उसके बाद जडेजा और रोहित ने लिटरली खिलवाड़ किया है। और रोहित शर्मा की शतक का इंडिकेशन ना मुझे पता है तब तक नहीं आया था जब तक थोड़ा लग रहा था कि डाइसी है, लेकिन जब जब जो रूट आया ना बॉलिंग पे और पहली बॉल चढ़ के छक्का मारा, तब लग गया था कि भाई रोहित शर्मा मूड में है कि या तो आ रहे या तो पा रहे। थोड़ा धुक धुक तो तब भी चल रहा था कि मतलब आउट आउट ना हो जाए, लेकिन जिस तरह से जो रूट का स्वागत किया है वहां भी पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ खेला होने वाला है, जो कि हुआ भी। लेकिन स्टिल मार्कवुड, अगर आप थोड़ा भी हरा पिचे जैसे स्टार्टिंग में ऊपर की दिखावटी घास थी, हमने कल ही बात करी थी स्टार्टिंग का 1 घंटा संभालना है बस आपको। वो 1 घंटा इंडिया ने नहीं संभाला, वहां पे जायसवाल, गिल और आई थिंक पाटीदार को तो हार्टली ने आउट किया। बट स्टिल वो 1 घंटा अगर संभाल लेते तो अभी ये जो रन है इतने ही होते, लेकिन विकेट्स 2 कम गिरी होती। लेकिन वही काम मुझे लग रहा है विक्रम राठौर डे बाय डे नहीं कर पा रहे। अगर हम यहाँ पे बैठ के वो चीज समझ सकते हैं, इसे स्टैट्स देख के अगर हम ये चीज बता सकते हैं, तो वो तो बैटिंग कोच है इतने टाइम से, अब तो सीनियर टीम के साथ घूम रहे। मेरे को लग रहा है बस घूम ही रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज अगर आप प्लेयर्स को नहीं बता रहे तो फिर तो कभी ना कभी तो बात आप पे आनी चाहिए। क्योंकि हर चीज होता है, बवाल प्लेयर्स पे होता है, बवाल मेन हेड कोच पे होता है, और ये नीचे नीचे निकल जाते हैं। लेकिन इट्स हाई टाइम कि हम कॉल आउट करना स्टार्ट कर दे विक्रम राठौर को भी, कि जो बेसिक चीजें हैं टीम से। क्योंकि देखिए सही कहा है, अगर आप सिखा सकते हैं अंडर 19 की टीम, आप सीनियर टीम को सिखाते नहीं है। अब आप उन्हें बस चीजों को देते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इस पे ये चीजें हुए, आप खेलना नहीं सिखाते। आपका जब काम ही इतना मिनिमल हो गया है, तो एज अ बैटिंग कोच आपकी यही ड्यूटी बनती है कि आपको कहना है कि बस 15 ओवर देख लें फिर बाटा पिच। आप ही ने तो बनाई है, आप ही का तो बैकयार्ड, आपको ये तो पता होनी चाहिए ना। आप एज अ बैटिंग कोच कोई विक्रम राठौर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ना कि वो अपने 5-10 मैच का अनुभव लेके 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स को सिखाएंगे, वो तो कतई बात नहीं है। आपको बस मैन मैनेजमेंट करना है। उसमें भी अगर आप ऐसे ब्लंडर्स कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें नहीं बता रहे हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड कॉल आउट विक्रम राठौर एज वेल। बट स्टिल जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, मार्कवुड स्टार्टिंग में वो चीज दिखाई है कि क्यों हाईली रेट किया जा रहा है। और बेन स्टोक्स ने याद देखिए ना, 17 जो 86 ओवर हुए हैं, 17 मार्कवुड ने डाले हैं, 19 स्टोक्स ने डाले, तो अच्छी खासी पेस बॉलिंग हमको देखने को मिली है। और टाइम बाय टाइम जब नई बॉल लेने का टाइम भी आया, उसके बाद भी सरफराज के साथ आए, जब लगातार बाउंसर्स का प्रयोग कर रहे थे मार्कवुड, तो एक चीज दिखाई है इंग्लैंड ने भी कि अगर 2 पेसर लिए हैं तो बैक कर रहे हैं। क्योंकि ये सीरीज में पहली बार ही हो रहा है कि एक साथ 2 पेसर खिला रहा है इंग्लैंड। और कल हमने बात भी करी थी क्योंकि इतना बाटा पिच है, आप एक भी कमजोर बॉलर को लेके नहीं उतर सकते। और इंग्लैंड के पास कमी नहीं है अभी कमजोर बॉलर्स की। रेहान अहमद मेहमान आए हैं हमारे साथ, बॉलिंग पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, वो भगवान जाने। उनकी जो आती है उसमें वो पिट जाते हैं। 14 में आज भी 53 दिए हैं, जो रूट 13 में 68। मुझे लग रहा है वो तो बस इंग्लैंड के जो भी कर्म कांड है उनका बोझा ढो रहे हैं, कि उनका काम भी नहीं है बॉलिंग करना, बैटिंग से रन नहीं लग रहे हैं, बॉलिंग में आके पिट जा रहे हैं। तो मार्कवुड ऊपर से वही ऑप्शन था, नई बॉल से कुछ कर पाए। आज लकी भी रहे थोड़ा कि वहां से वो ऊपर से उन्हें विकेट्स मिली भी। बट स्टिल जिस तरह से रोहित और जडेजा ने खेला है, वो जो जस्टिस होना चाहिए था उस पाटा सपाट पिच के साथ, वो किया है, और उसको देख के बहुत मजा आया। मेरे को तो मतलब रोहित शर्मा का आप देखें तो हमेशा एक वेकअप कॉल ही दिखेगा। आपने कहा कि वो आराम से खेल सकते थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज जो आउट भी हुए हैं वो इस तरीके से आउट हुए हैं जितना हमने देखा है कि अगर आप दोनों की बात करें, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों डिफेंस करते हुए आउट हुए हैं। कोई भी बल्लेबाज ऐसा आउट नहीं हुआ जो डिफेंस नहीं कर रहा था। दोनों ही बल्लेबाज डिफेंस ही कर रहे थे और वो आउट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बस उनको इतना पता नहीं था कि इतना ज्यादा स्विंग और सीम होगा इंडियन कंडीशन के हिसाब से। वही हमें ज्यादा देखने को मिला है। और उसमें एक दूसरी चीज ये है कि
आप अगर गौर करेंगे तो मुझे जो रोहित शर्मा का देखने को लगता है वो आजकल ऐसा हो गया है कि जब आपके बहुत ज्यादा विकेट गिर जाते हैं तो वो थोड़ा काम और फिर वो अपने आप को विकेट थ्रो करने नहीं जाते हैं। ये हाँ, हमने वही पिछले मैच यही चीज जी रोहित शर्मा को ना मुझे लग रहा है पहले से करनी चाहिए। अगर आप वही मैं स्टार्ट अगर आप हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि अगर रोहित शर्मा वहां पे थोड़ा सा भी टिकने को जाए, बॉल हल्का भी सॉफ्ट हुआ, उसके बाद वो रोहित शर्मा है वो बड़े शतक आराम से लगा सकते हैं जो आज लगाया है। कि 33 पे 3 का प्रेशर रोहित शर्मा पे नहीं दिख रहा था। रोहित शर्मा वैसे ही खेले जैसे खेले थे, जो रूट आएगा तो मैं छक्का मारूंगा, टॉम हार्टली आएगा तो मैं फिर आगे बढ़ के छक्का मारूंगा, रूट को पुल मारूंगा, लेकिन वो कोई भी सॉरी रिस्क वाला शॉट नहीं था शशांक, जो उन्होंने 130 पे पहला शॉट जो मारा पुल पे, बाकी सब रिस्क थे। हाई क्वालिटी शॉट्स टाइम लेके खेला है और रिजल्ट भी मिला है। अगर रोहित शर्मा को ये चीजें करने से वही रिजल्ट मिल रहा है तो जबरदस्ती क्यों अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है? वही रिस्क फ्री शॉट्स की और वही रिस्क अब लेने में जो बात अब थी वो ऐसे ही हो रहा वर्ल्ड है। कप से जनता इसको वर्ल्ड कप फाइनल से अगर रिलेट करेगी तो फिर वो उनकी दिक्कत है। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अगर विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल नहीं है, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है, जडेजा पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, आप ही एक प्लेयर है जो जिन पर अनुभव है इतना ज्यादा, और फिर आप कैप्टन भी है, तो आप इतना केयरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते अटैकिंग अप्रोच के नाम पे। जो दोनों टेस्ट मैच में और साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा ने ट्राई किया, फेल हुए। आज वो चीज नहीं करी, आज वो करी जो रोहित शर्मा करते हैं, और देखिए आज शतक है हमारे सामने। और वो मतलब नहीं करी के पीछे वही मैं कह रहा सिचुएशन वाली बात आ गई है। यही मुझे आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड से, जब भी यही सिचुएशन आ गई थी कि शुरुआत में आपके विकेट गिर गए थे, फिर रोहित शर्मा ने पार्टनरशिप बनाई थी हार्दिक पांड्या के साथ और मैच आगे तक लेके 200 रन के करीब टीम इंडिया बना पाई थी। तो हमेशा रोहित 230। शर्मा जब वही बड़ी नॉक्स उनकी आजकल जब आ रही है जब हाँ, उनको दिख रहा है कि सामने विकेट, और यही अभी हम आप बात करेंगे तो आपको टेस्ट लास्ट वाली मैच बात है। अफगानिस्तान हाँ वाला भी वही। आपको मैच याद होगा कि हाँ जबकि हाँ, चार आपके बल्लेबाज आउट हो गए तब उन्होंने वही शतक टेस्ट लगाया रिंकू सिंह के टेस्ट साथ। वाला हाल है, जब उम्मीद हो तब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब टेल बच रही है या फिर बहुत ज्यादा विकेट गिर जा रहे हैं तब रोहित शर्मा। और वो बीजीटी का अगर आपको याद है वो जो शतक आया था, आई गेस पुणे में आया था, मैं आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे, मेरे को लग रहा है पुणे का शतक है वो। लेकिन वहां भी यही हम्म था कि जब पूरी टीम नहीं कर पा रही है तो रोहित शर्मा ने आके शतक कर दिया, लेकिन जब उनसे एक्सपेक्टेड है तब वो रन नहीं आ रहे, दिक्कत वहां आ रही है। लेकिन स्टिल आज खुशी की बात है, आज मेरे को नहीं लग रहा आज हाँ मतलब वो ये करना चाहिए। मैं मतलब इस चीज को कंडेम नहीं कर रहा कि उनका शतक कोई भी बड़े शतकों जितने हम नाम ले रहे हैं अभी आपने जो नाम भी गिना है उससे उससे वो छोटा नहीं है, लेकिन बात यह है कि यही सिचुएशन आपके माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए। ये हाँ आपके कि लिए हाँ, जब वो तो कि ऑब्वियस है कि ऐसी मैं कोई बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब आज शतक आ गया तो हम उसकी वाहवाही कर रहे हैं और तब नहीं आया था तो हमने निंदा करती। हमारा तब भी यही पॉइंट था, आज भी हमारा यही पॉइंट है। जी। यही दो इस चीजों में शतक के खेलने की बाद भी रोहित आपको शर्मा ने। रिस्पॉन्सिबल नॉट खेलनी चाहिए, हाँ, कभी कभी आप रोहित सक्सेसफुल होंगे, कभी कभी आप नहीं होंगे। हाँ, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में केयरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल और विराट कोहली नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, दैट्स इट। इसमें कोई चीज जी भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर ये सब है तो रोहित शर्मा को पूरी आजादी है कि वो जैसा खेलना चाहे वो खेल सकता है। लेकिन अगर ये अनुभव नहीं है उनके मिडिल ऑर्डर में कि कोहली, राहुल, पुजारा, रहाणे नहीं है, तो फिर रोहित शर्मा केयरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो वही खेले जो आज खेले, क्योंकि रिजल्ट हमेशा डिलीवर हुआ है। जब जब जी रोहित शर्मा ने अपने टेम्परामेंट पे खेला, रोहित शर्मा ने हमेशा डिलीवर किया। जी। अब मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे तो आज दो हमें बहुत ही मिडिल ऑर्डर में अच्छी नॉक्स देखने को मिली। सरफराज खान से पहले और भेजा गया रविंद्र जडेजा को 3 विकेट गिरने के बाद, जिन्होंने अभी तक नाबाद खेल रहे हैं और 100 शतक रन आ की गया है बट डोंट नो व्हाई। कम बैक हाँ, और वही कि अगर आपको इसके जुरेल बाद को कम बैक कुलदीप के कर रहे बाद हैं। ही भेजना है, हम समझ सकते हैं कि एज अ नाइट वॉचमैन कुलदीप को बना के भेजा है। नहीं उस लेकिन पर अगर बात करेंगे, देखिए, लेकिन आप मतलब शतक को क्या कहेंगे जडेजा को, उस पर मैं बात करने वाला था कि जो आई ध्रुव थिंक जुरैल की आप बात कर रहे अच्छी हैं। इनिंग, अच्छी इनिंग, जिस तरह मतलब, लेकिन एक स्टेज पे आके लगाना कि ना शतक के लिए थोड़ा वो हो गया, टेम्प्टेड हो गया जडेजा कि लोकल बॉय भी है बहुत तरीके। कल हमने बात करी थी कि कुछ खबरें भी चल रही है, थोड़े वो भी होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके, मेरे को लग रहा है दिल में वो आ गया कि मीडिया में नहीं, बैटिंग से जवाब दूंगा सारे क्रिटिक्स का। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शतक के लिए थोड़ा सा ज्यादा फेवर हो गए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पहला ही दिन है, ऐसा कोई है नहीं कि लेकिन टेस्ट मैच पे जडेजा हार या और जीत पे ये बात चल रही है। रनआउट की क्या लव स्टोरी है। हार्दिक वही मैं पांड्या उसी पे को आ रहा रनआउट था करा कि चुके हैं, बहुत बड़े बड़े बहुत बल्लेबाज रनआउट करा चुके हैं। आज सरफराज का शतक आ जाता कल, जिस तरह से खेल रहे थे। सरफराज का शतक एकदम किनारे पे था, लेकिन जडेजा वही 99 पे गलत कॉल, फिर मना किया। जब तक सरफराज पीछे मुड़ते तब तक, आई थिंक बेन स्टोक्स का ही हिट था वो, मार्क वुड ने वो रन आउट किया, मार्क वुड का डायरेक्ट हिट मार्कवुड था, तो हाँ तब तक वो आउट हो गए। लेकिन कहीं मुझे लगा टेम्प्टेड हो गए, सेंचुरी के लिए टेम्प्टेड हो गए। जडेजा बहुत बार हुआ भी है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच में भी एक आध रन आउट हुआ था उनके उनके वो खुद ही हो गए क्रीज। थे, उसमें तो हाँ, वो खुद खुद ही ही हो हो गए थे।
हाँ, बेन तो स्टोक्स वो ने किया था। इतिहास रहा है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन स्टिल आई एम फीलिंग बैड फॉर सरफराज खान। रोहित शर्मा के वो रिएक्शन आया, उनके पिता का रिएक्शन आया, सरफराज जिस तरह से मायूस बैठे थे, क्योंकि सबको पता था ये शतक आ रहा है। ये पूरा जिस तरह से वो स्टार्टिंग के विजुअल थे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भर गई है, जिस तरह से वो सरफराज खान के विजुअल थे, डेब्यू कैप मिलने के बाद उनके पिता के साथ वो विजुअल्स, आई थिंक अनिल कुंबले से मिली है वो टेस्ट कैप, तो वो भी एक जी, बड़ा कीर्तिमान, क्योंकि अनिल कुंबले हिमसेल्फ इज अ सबसे वेरी बिग हाईएस्ट लेजेंड। विकेट टेकर, हाँ, लेजेंड है। कि अश्विन उनका रिकॉर्ड को पीछा करे, और पूरे जितने भी इंडिया में बॉलर स्पिनर खासकर अगर हो रहे हैं तो वो यही माइलस्टोन जो बेंचमार्क है वो अनिल कुंबले है स्पिनर्स का। जी, तो उनके हाथ से वो डेब्यू कैप मिलना वो अपनी खुद की खुशी की बात है, और बहुत टाइम से लगातार परफॉर्म कर रहे थे। बट स्टिल अगर मिडिल ऑर्डर वो दिक्कतें हैं, शुभमन गिल वही कि जीरो पे आउट हुए, जीरो पे आउट कोई भी हो सकता है, जी, इसलिए मैं ज्यादा शुभमन गिल की बात नहीं कर रहा हूँ। जायसवाल युवा है, पिछले मैच हर बार तो रन नहीं मारेंगे, उनमें उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पाटीदार की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि दूसरा ही मैच है। लेकिन जी। जिन प्लेयर से ये उम्मीद थी उन्होंने वो डिलीवर किया है, खुशी का दिन है। रोहित शर्मा का 131, जडेजा 110 पे नॉट आउट है, सरफराज खान से उम्मीदें थी 62 उन्होंने भी लगा दिए डेब्यू पे आके। तो आई थिंक वो रन आउट अगर हटा ले तो दिन तो पूरा मजेदार रहा है। और आपको बता दें कि ये अभी तक की 1940 मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे फास्टेस्ट 50 है। उन्होंने हार्दिक पांडे के साथ ये जॉइंट रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि डेब्यू में सबसे फास्टेस्ट 50 बना लिया है सरफराज खान ने। तो ये मतलब थोड़ा पंत वाले इनका, अगर हम बॉडी शेप या फिगर नो खेलने का तरीका कंपैरिजन, थोड़ा सा नो कम या कंपेयर मत करो यार, कंपैरिजन नहीं फिर करूंगा, मैंने खेलने का फिर तरीका बोला, मैंने खेलने लेकिन का सरफराज तरीका का तो बोला यही है ना था। अर्पित, हमने कल भी बात करी थी ना कि वो तो चलिए आज विकेट क्योंकि जल्दी गिर गई तो इंडिया ने जडेजा को ऊपर भेजा है सरफराज से। लेकिन अगर विकेट वैसे ही गिरती, मतलब जैसे गिरती है कि इतना ऐसे 33 पे 3 वाला नुकसान नहीं हो जाता, तो मुझे लगा जडेजा से ऊपर ही आता सरफराज। और इसके लिए हम बात बिल्कुल। करें, अगर जुरेल को आपने सिर्फ इसके चलते कि वो बैटिंग बेहतर देंगे, आपने श्रीकर भरत को हटा के जुरेल को गिराया है, खिलाया है। और अगर अब जुरेल की मान लीजिए बैटिंग आएगी तो आएगी 8वें नंबर, ध्रुव जुरेल की बैटिंग 8वें नंबर पे, जिसको आपने ये बोला कि वो बैटिंग बेहतर करते हैं, कि वो आपको शेखर भरत से ज्यादा रन देंगे, आप किसके हाथ खिलवाएंगे? बुमराह के साथ और सिराज के साथ? व्हाट इज दिस? अगर आपको यही करना था तो शेखर भरत ही सही थे। अब क्या पता कल को जुरेल दो अच्छे चांसेस छोड़ दे, क्योंकि हमने देखा नहीं आईपीएल में, तो कीपिंग देखी है टर्निंग जरूर यहाँ पे थोड़ा बाटा पिच है, इतना बॉल घूमेगा नहीं, लेकिन अगर आपको एक ही चीज निकलवानी है, आपने वैसे ही अपनी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी मुझे तो जहां तक मतलब मैंने उसको उस चीज को एनालाइज किया, वो ये हुआ कि ध्रुव जुरेल जो थे वो पैड करके बैठे थे जब आउट हुए थे रोहित शर्मा, जब से वो पैड करके बैठे थे। तो मतलब 30-40 ओवर उन्होंने पहले पैड कर लिया था, और अभी भी वो डाइसी हो रहा था कि सरफराज को भेजेंगे या जुरेल को भेजेंगे, तो जुरेल भी पैड करके नहीं भेजना, बैठ तो गए। वहां पे तो सरफराज को ही भेजना बनता था, क्योंकि वो लेकिन अच्छी पैड स्थिति में भी पैड आ अप थे, गए थे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो हाँ थक वही गए। कि वो ये हो सकता है ना कि उनको भी नहीं पैर पता आपके होगा बहुत ना। भारी हो सकते हैं, हाँ और वही आपको पता उनको है भी कि नहीं कल पता होगा पूरे कि दिन किस आपको तरह हो जाए। फील्डिंग भी करनी है, फिर आपको बैटिंग भी करनी है कल। तो मुझे हाँ लग रहा है कि वहां पर यही कॉल लिया गया कि उनको देखा गया कि पैर बिल्कुल उन्होंने पैड अप कर रखा है, कल उनको फिर पूरा पैड अप करके लेकिन रखना वही है, है आपको ना बैटिंग भी करनी है। कुलदीप यादव बैटिंग करने तब आए जब दिन के 5 ओवर बचे थे। जी। अगर वही 5 की जगह 10 या 15 ओवर बचे होते तो मुझे लग रहा है वही आते। लेकिन हाँ, क्योंकि फिर कुलदीप रेडी आते। कुलदीप यादव जब आए तब वही ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए कुलदीप भी आउट हो गए तो फिर क्या? वो भी आप पे वो है कि अगर आप 1 या 1.5 मिनट के अंदर-अंदर ग्राउंड पर नहीं है तो आपको आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये जी। दिक्कतें भी हैं, और कहीं न कहीं जुरेल को वही है कि अच्छी बात है, क्योंकि पहला मैच है, ऑब्वियसली आप एक्साइटेड है ग्राउंड पे जाने के लिए, इन द मिडल खेलने के लिए। वो तो आपकी टीम की सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो 33 पे 3 हो गई। तो आपकी बैटिंग जल्दी नहीं है, वरना जिस तरह से पाटीदार आउट होते तो मेरे को लग रहा है सरफराज के बाद तो जुरेल ही आते। ऐसा कोई वो बनता नहीं कुलदीप यादव करेंगे, लेकिन वही है नाइट वॉचमैन, अगर यहाँ पे इंडिया एक और विकेट खो देता तो ये जो सेशन है ये वापस शेयर हो जाता। मेरे को तो अब लगता है कि इंडिया अब शायद 500 के लिए देख रही है। पिछले मैच में भी राहुल द्रविड़ ने बोला था कि देखना हमने चाहिए जो फर्स्ट इनिंग। जो वो चला है ना, देखना चाहिए, क्योंकि जो 2018 में वेस्ट इंडीज के साथ किया था वो करना चाहिए कि 500 रन लगाओ, 200 रन के अंदर अंदर ऑल आउट करो, जो इंग्लैंड होगी नहीं क्योंकि पिच एकदम बांटा, लेकिन करो फॉलो और इम्पोज करो, मजा आ जाए। मतलब फॉलो ना भी करो तो 500 रन आप अगर पहली पारी अगर में आप 500 रन लीड तो आपको अगर मिलेगी मिलेगी। अगर 500 रन कर रहे हो और टीम को फॉलो नहीं दे पा रहे हो तो मतलब आपकी बॉलिंग बहुत खराब हुई है, क्योंकि 200 रन का फॉलो ऑन है। अगर आप फॉलो नहीं दे पा रहे हो, मतलब आपने 350 उनसे भी लगवा दी और फिर मैच ड्रॉ होगा, एक ही नतीजा हो सकता है, फिर ड्रॉ।
तो आपको फॉलो, अगर आप 500 रन लगा रहे हो पहले इनिंग में, तो आपको फॉलो इम्पोज करके लेकिन करना पिच में पड़ेगा। स्पिन तो दिख रही है, मतलब इंग्लैंड ने उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं किया, सही जगह नहीं फेंका। तो मुझे इंडियन स्पिनर से इतना तो है कि कुलदीप यादव, जडेजा, और फिर इस मैच में अश्विन, आपको लग रहा था कि बिल्कुल कुलदीप यादव बिल्कुल, मैं को इसको रेस्ट अश्विन मिलेगा, से, लेकिन कुलदीप यादव मुझे हाँ, लगता है कि इस मतलब मैच में भी आपको मैं अभी इंजर भी ये होंगे। सोच रहा हूँ कि गलत फैसला है मैनेजमेंट की तरफ से, कि उनको कुलदीप की जगह अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था। लोकल बॉय है, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे खेले, उनसे ज्यादा, जड़े से ज्यादा किसी को नहीं पता है कि कैसे राजकोट में चलेगा, क्योंकि अगर मैं पुजारा नहीं मैं इसमें डिसएग्री करूंगा, क्योंकि है आपको वही हो और रहा था अभी तक टीम इंडिया यही सबसे बड़ी गलती कर रही थी कि आपके पास एक लाइक टू लाइक स्पिनर से, जडेजा और अक्षर पटेल दोनों बिल्कुल सेम स्टाइल ऑफ स्पिनर्स हैं। देखिए आपको कुलदीप एक यादव चाइना में को, रखना चाहिए। कुलदीप यादव वो डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं ना। अब साउथ मतलब अफ्रीका डिलीवर सबसे क्या, मतलब आप ये ये बताइए ना, कुलदीप, अक्षर पटेल ने कितने विकेट ले लिए हैं ऐसे कि पूरे मैचों में, लेकिन आप बात एटलीस्ट बताइए। 10th सिचुएशन में आके जैक क्रॉली को हमेशा विकेट लेके तो जा रहे हैं। जब भी वो तो जैक क्रॉली का कुलदीप यादव ने ये, पहले मैच में बेन डकेट को आउट कर दिया उन्होंने, अगर मेन पहला विकेट ही उन्होंने दिलाया अगर है। ज्यादा नुकसान की हम बात करें तो वो क्रॉली ने किया है, उनके पीछे अरे पड़े तो हैं अब लगातार आपको ब्रेक और थ्रू ही मेरी कोई नहीं दिलाएगा तो कोहली और क्या डकेट से क्या और मतलब, ऐसे तो देखिए बुमराह नहीं शुरुआत में आउट कर पा रहे मेरी हैं, तो राय बुमराह में, अच्छे बॉलर नहीं है। देखिए अर्पित, मेरी राय में मेरे को ये लग रहा है साफ सी, मतलब मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ, इस पे हम वो तथ्यों पे तो बात करेंगे जरूर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे अभी भी कल लग रहा कल है कि टीम आपको को आपको इसका पटेल के साथ जवाब जाना कल मुझे लगता है कुलदीप यादव खुद देते हुए दिखेंगे, जैसे चाहिए। हाँ वो, गेंद। लेकिन मेरे को इसमें उम्मीद नहीं, मेरे को मतलब इसमें तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बांटा पिच है कि इससे क्या ही है। अब वो यही है मैं कि कह रहा हूँ, जब इतनी अगर, सीरियसली और नहीं ऐसा भी नहीं होता कि स्पिन नहीं हो रही है। आपने जो पाटीदार वाला आउट भी देखा होगा, तो उसमें बॉल रुक के और फिर लेकिन एकदम एक से चौके बाउंस की बात कर है, रही है। अरविंद कुलदीप यादव के साथ एक ही चौके की बात है, उनमें वो जिगरा नहीं है, एक चौके खाने के बाद वो बॉल आगे डाल दे। देखते हैं, मेरे को पहले मैच में तो ऐसा नहीं दिखा कि कुलदीप यादव पे रन क्योंकि पड़ी ये भी थी, है, तब भी वो क्योंकि अटैक ये तो है करते अक्षर रहते हैं। अक्षर पटेल का कम से कम ये है ना कि अगर मान लीजिए विकेट नहीं मिल रही है, हालांकि उनको मिल भी जाती है क्योंकि उनका बॉल ऊपर नीचे ज्यादा रहता है, क्योंकि हाइट का बेनिफिट है, वहां से बॉल ऊपर नीचे ज्यादा दिक्कत देता है। अक्षर पटेल के साथ ये जो मतलब इंग्लैंड करता है कि एक एंड से आप अटैक करें एंडरसन और मार्कवुड के साथ, दूसरे एंड से आप हार्टली को लगाए या फिर जो भी बॉलर है उनके, हार्टली मोस्टली रहते हैं कि वो टाइट लाइन डालते रहे और वो एक एंड से रन ना दे, एक एंड से शशांक आप आप विकेट भूल ले रहे जाए। हैं, मेरे को लगता है अक्षर पटेल का जो टाइट लाइंस है उस पर जो टाइट पिटाई हुई थी, 10 ओवर में 50 रन से ऊपर खाए थे अक्षर पटेल ने पिछले तो मैच में। कोई बात, जाता है एक आध मैच जाता है, कुलदीप यादव के भी ऐसे बहुत वो है, लेकिन अगर हम दोनों में वो करेंगे और क्योंकि अभी इंडिया बैटिंग भी देख रहा है, बैटिंग हैवी साइड पे चाहिए, तो वहां पे भी अक्षर पटेल ज्यादा अच्छे वो है, ऑप्शन है, क्योंकि उनके वो अब क्रूशियल उतना रन्स ही इंडिया बैटिंग हैवी कम है। चाहिए होगा कि 8वें नंबर पर आपके ध्रुव जुरैल को आना पड़ रहा है, 9वें नंबर पर अश्विन जो पहली शतक मार चुके हैं। अब आप 11 नंबर तक अगर बैटिंग ही देखते रहेंगे तो मुझे तो ये मतलब अब मेरे को जो टीम इंडिया दिख रही है वो कंप्लीट टीम दिख रही है। आप एक चौथा नंबर का भी पाटीदार, और वो अभी इनफॉर्म नहीं है। अच्छे बल्लेबाज तो सभी होते हैं, वरना हाँ इंडियन मतलब टीम में वही दूसरा प्रैक्टिस मैच होते हैं। ही है, इतना इतना जल्दी इतना क्रिटिसाइज करने की मुझे नहीं लग रहा जरूरत है, हाँ, वो दूसरा ही कम। इन्फॉर्म नहीं है ना अभी, बस दिक्कत ये हो रही है कि वो अभी फॉर्म में नहीं है। उनके बल्ले से, जैसे सरफराज के बल्ले से अब पहली पारी में आगे उनको 3 पारियां मिल चुकी हैं पाटीदार को, तो वो नॉक नहीं अभी तक आया है। तो उनकी तरफ से एक नॉक आ जाएगा पाटीदार की तरफ से, तो मुझे लगता है कि उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिस तरीके से अब सरफराज को तो ऐसा कॉन्फिडेंस मिल चुका है कि वो अब बाकी बचे हुए पांचों, मतलब 2 मैच और इस मैच में भी आपको अगर दूसरी इनिंग्स में मौका मैं मिला तो ये सोच रहा तो हूँ अच्छी पारी अर्पित, खेलते हुए। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर अगले मैच में केएल राहुल फिट हो रहे हैं तो बाहर कौन जाएगा। पाटीदार ही जाएंगे। शुभमन गिल को आप कर नहीं सकते क्योंकि वो शतक लगा चुके हैं। सरफराज ने 62 लगा दिए, सोचिए अगर अगली इनिंग में पाटीदार लगा दे शतक। अब कोई लगा दिए शतक तब भी पाटीदार को ही जाएगा, क्योंकि अब सरफराज पर तो उनको ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस वाली दिखने वाली चीज हो रही गिल है। को बाहर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया आपके लिए, दूसरी पारी पिछले में एक मैच ही में ना, पारी। लेकिन और तो एक वो मैच से रोहित नहीं शर्मा होता तो ना, नहीं है ना कि वो एक मैच से फेलियर नहीं होता। फेलियर ऐसे ऐसे तो हम रोहित शर्मा को नहीं, बाहर कर देते हैं, क्योंकि अभी गिल तक के रोहित साथ तो शर्मा ये ने इसी था ना, मैच में लगाया है। रोहित शर्मा कप्तान है ना और कोई ऑप्शन नहीं है। गिल के साथ तो ये था ना, आप ही ने शायद यहाँ पे डिस्क्लोज किया था कि उनको वो कहा गया है कि भाई लास्ट इनिंग है, देख लो हाँ, वरना लेकिन अब वो शतक के बाद आपको एक कुशन मिल जाता है, वो आपको लेकिन पांचों टेस्ट वो तो वो खेलते वो देखेंगे। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है ना कम से कम कि, क्योंकि ऐसे तो फिर अक्षर पटेल ने बैटिंग के साथ बहुत कुछ किया, 250 है, क्रूशियल टाइम पे रन है, लेकिन जी। उनको बाहर कर दिया गया, उन्हीं के होम ग्राउंड पे बाहर खेलने से मैं बाहर कर आपको दिया। बता रहा हूँ, उनको बाहर करने का डिसीजन ही सबसे मेन यही रहा है कि जडेजा और अक्षर पटेल बहुत टाइम से एक संग खेल रहे थे, और टीम इंडिया को कभी ना कभी ये दिक्कत आ रही थी। ये हमने पहले टेस्ट में भी देखा था कि दोनों लाइक टू लाइक स्पिनर्स हो जाते हैं और आपको विकेट्स नहीं मिलते हैं।
तो वही सेम गलती अब टीम इंडिया दोबारा नहीं करना चाहती कि एक जैसे स्पिनर पूरे मैच में आप खिलाते रहें। आपको थोड़ा तो अलग चेंज लाना चाहिए। अब आपके पास लेग स्पिनर आप खिला नहीं रहे हैं, ना कोई मुझे टेस्ट में दिख भी रहा है कि आप कोई लेग स्पिनर ला रहे हैं, मतलब आसपास भी आप कोई नहीं रख रहे हैं। तो एक कुलदीप यादव भी हैं जो थोड़ा चाइनामैन बॉलर है और थोड़ा अलग तरीके से उनका एक्शन है। तो एक आपको थोड़ा मिस्टीरियस रखना पड़ता है। आप सेम स्पिनर्स पे और बैटिंग को देखें, इतना ज्यादा हैवी कर दें कि आपके अगर अक्षर पटेल भी इस टीम में होते तो 10वें नंबर पर अश्विन या मतलब 9वें नंबर पर अश्विन खेल रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। तो उस तरीके से टीम में ये कॉम्बिनेशन ज्यादा मुझे लगता है सूट करेगा आगे के टेस्ट के लिए भी। अभी तो मुझे तो श्रीलंका इसमें 500 रन मेन दिखने, कल बस ये है कि नए बॉल को किस तरीके से जुरैल खेलते हैं। हाँ वही मतलब वही कि जुरेल पे ही है, मेरे को लग रहा है कि देखिए जडेजा अटैक अब तो करना चाहिए कल सुबह उन्हें, मेनली वो अटैक करने को मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो ये जुरेल पे है क्योंकि जुरेल ने वो आईपीएल में लगातार दिखाया है कि व्हेन जब टाइम आता है वो अच्छा अटैक करते हैं, और वो चीज बस कंटिन्यू रखें क्योंकि कीपिंग तो चलिए इस पिच पे मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा इम्तिहान लेना पड़ेगा उनका कीपिंग के चलते, क्योंकि पाटा पिच लग रही है, सही पिच लग रही है कीपिंग में हाँ, तो लेकिन ये क्रूशियल कोई चांस ना छोड़े वो, बस हाँ वही वही है कि कोई मेन। क्रूशियल कैच ना छोड़े, कहीं जो रूट को फॉर्म में ले आए वापस, क्योंकि बिल्कुल। उनकी एक बड़ी इनिंग ड्यू है जरूर। बेन स्टोक्स की भी ऐसे तो मैच जिता पा रही ड्यू है, लेकिन पहले मैच में पहले इनिंग में 80 लगा दी है। और तो अब वो जो चाहिए भी नहीं टीम हाँ इंडिया को टिपिकल बेन उनकी तरफ से स्टोक्स, भी मैच हाँ जीता हो पा रही। टिपिकल बेन स्टोक्स पारी वो एक दिखा चुके हैं, जो रूट का फॉर्म में आना बाकी है, और राजकोट में शतक आया है जब लास्ट बार इंडिया इंग्लैंड खेला है, रूट का भी शतक है, स्टोक्स का भी शतक है। तो जी। बस वो रूट को अपने पुराने दिन वापस ना आ जाए, वरना वो अकेले ले जाएंगे इंडिया को उड़ा के, जैसा पोप ने किया पहले टेस्ट मैच में। रूट को टाइम नहीं लगेगा, रूट ने बहुत हर्ट किया है। एक टाइम पे एलिस्टर कुक करते थे, फिर उसके पहले केविन पीटरसन करते थे, अब रूट ने वो नाम लिख रखा है, बस इस बार क्लिक ना हो जाए। जी, अब देखते हैं कि कल इंग्लैंड का जो पूरा दिन है वो किस तरीके से रहेगा और टीम इंडिया क्या 400 या 400 450 प्लस का स्कोर बना पाएगी। और 500 बना देती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी, उसमें पूरे टेस्ट सिनेरियो को देखें तो काफी आगे निकल जाएगी टीम इंडिया। तो आपसे दूसरे दिन के हाइलाइट्स पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड कहाँ पर खड़ी है और टीम इंडिया का जो स्कोर है उसके आसपास वो पहुंचने वाली है कि नहीं पहुंचने वाली है। अगर आपको आज पहले दिन का लाइव सेशन हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपके साथ हर दिन पर पल पल पर आप अपडेट्स भी ले सकते हैं और हम आपको ग्राफिक्स और डीएनए की वेबसाइट पर लिंक्स के जरिए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू डीएनए। मैं हूं शशांक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन की। देखिए, अश्विन ने 500 टेस्ट मैच विकेट्स का जो गोल्डन मूवमेंट है वो अपने नाम कर लिया है। ऐसा करने वाले 5वें ओवरऑल स्पिनर बन गए हैं और 8th ओवरऑल टेस्ट बॉलर बन गए अश्विन। इस लिस्ट में इंडिया की तरफ से बात करें तो पहला नाम आता है लेजेंड अनिल कुंबले का, और उनके बाद अब दूसरे बॉलर अश्विन माने जाएंगे 500 टेस्ट विकेट्स लेने वाले। अगर सिर्फ हम लिस्ट की बात करें ओवरऑल स्पिनर्स की जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स है टेस्ट में, उनमें 5वें नंबर पर अश्विन का नाम है। देखिए, उस लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पे है मुथैया मुरलीधरन 800 टेस्ट विकेट्स के साथ, दूसरे नंबर पे शेन वॉर्न 708 टेस्ट विकेट्स के साथ, तीसरे नंबर पे अनिल कुंबले 619 टेस्ट विकेट्स, चौथे नंबर पे नेथन लायन 517 टेस्ट विकेट्स, और अब 5वें नंबर पे अश्विन आएंगे 500 टेस्ट विकेट्स के साथ। इसी के साथ देखिए, अगर हम लिस्ट की बात करें ओवरऑल, वहां पे 8वें नंबर पे हैं अश्विन, अगर जिसमें हम पेसर्स और स्पिनर्स को साथ मिला ले, जिसमें जिमी एंडरसन का भी नाम शामिल है इस लिस्ट में। टेस्ट रैंकिंग्स की अगर बात करें तो वहां पे भी अश्विन का जो परचम है वो लहरा रहा है। टेस्ट में जो बॉलर की रैंकिंग है उसमें बॉलिंग रैंकिंग्स में नंबर 1 पे अश्विन है, और ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 2 पे हैं, जहां पे नंबर 1 पे जडेजा उनके साथ है। अगर लिस्ट की बात करें कि और क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं जो अश्विन जिसकी तरफ आए कर रहे हैं, अश्विन यहां से सिर्फ 2 विकेट्स दूर है इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट करने से। उसी के साथ 3 विकेट दूर है एशिया में 400 टेस्ट विकेट से, और 3 ही विकेट दूर है इंडिया में 350 टेस्ट विकेट से। तो ये थे कुछ रिकॉर्ड जिसे अश्विन और आगे तोड़ना चाहेंगे, जो इसी सीरीज में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में ही पूरे हो सकते हैं। फिलहाल अश्विन को 500 टेस्ट विकेट्स की बहुत बहुत बधाई, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डीएनए।
डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टीम इंडिया की बात करें और इंग्लैंड में, दोनों में आज अब ये देखने को मिल रहा है, सेकंड डे पे हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट है वो बैलेंस हो गया है। वहीं इंडिया ने जो 445 रन का एक मेहनत स्कोर बनाया, तो इंग्लैंड ने भी 6 रन की रन रेट के हिसाब से आप देखें तो उनका स्कोर हो चुका है 207 रन। और ओवर भी देखें तो बहुत ही ज्यादा कम ओवर खेले गए हैं, सिर्फ 35 ओवर खेले गए हैं। तो करंट रन रेट उनके नियरली 5.9 है, मतलब 6 की रन रेट है। उसमें बेन डकेट है, उसने शतक मार दिया है। 133 रन की पारी खेली है बेन डकेट ने। तो इस नजरिए से देखें तो अब टेस्ट में बिल्कुल बैलेंस कहूंगा, क्योंकि अब इंग्लैंड को मात्र 238 रन पीछे और 2 ही विकेट गिरे हैं। तो उस नजरिए से बहुत ज्यादा मैच अब बैलेंस पे है। हमारे साथ लव है बातचीत करने के लिए। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में लव आज एक रिकॉर्ड तो बना दिया रविचंद्रन अश्विन ने, लेकिन मैच जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो गया है। जी, रविचंद्रन अश्विन का जो 500वां विकेट था, वो जैसा कि मैं कमेंट्री में सुन रहा था, ओवेश शाह ने पहले कह दिया था कि जो विकेट है आज इनको मिल जाएगा 500वां विकेट। उसके बाद जिस हिसाब से धुलाई चालू हुई है बॉलर्स की, वो बेन डकेट ने मतलब एक तरफा स्पिनर्स को तो ऐसा मारा है कि मतलब जडेजा को आप देखिए कितने रन खाए हैं वो। इतने रन शायद वो T20 में भी 4 ओवर्स में कंसीड नहीं करते होंगे। तो जडेजा को मार जी पड़ी, कुलदीप यादव को मार पड़ी। उसके बाद तो बॉल का शेप बदल गया था। आपने देखा बुमराह जब अपना ओवर डालने आए थे तो उनको बॉल चेंज करनी पड़ी। जी बिल्कुल, मतलब मार ऐसी पड़ी है। और अभी तक मतलब मतलब ये हम कल भी बात कर रहे थे कि जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है वो मिनिमम 50 रन तो बना ही रही है। मतलब आप शुरुआत में तो विकेट ले ही नहीं पा रहे। इस बार भी वही हुआ। जो अश्विन ने 500 विकेट भी लिया है, वो बहुत ही ज्यादा बॉल बाहर थी, उस पर वो मतलब कहीं अनलकी शॉट क्रॉली ने मारा और वो आउट हो गए। तो उस नजरिए से देखे तो मतलब ऐसा होता जा रहा है मैच में कि इंडिया की जो बॉलिंग्स है, कभी वो बहुत ज्यादा लैग करती है, कभी इंडिया की बैटिंग उनके साथ लैग करती है। इस पूरी सीरीज में जो इंडिया का डोमिनेशन हम देखते थे होम सीरीज में, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लग रहा है कि मतलब कहाँ पर लैग कर रहे हैं? कि अब बॉलिंग में तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इसमें बस एक शमी को छोड़ दे तो यही सब बॉलर्स मेनली खेलते ही हैं इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से जो पिछले मैचेस भी आपने देखा होगा, उसमें बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं रहा है जो बहुत ही कंसिस्टेंटली विकेट लेता हुआ आ रहा हो। और ये इंडिया का सिर्फ अभी का नहीं रहा है, ये काफी समय से ये चलता आ रहा है कि बुमराह के अलावा ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहा हो, और कंसिस्टेंट बॉलर है उसकी इकॉनमी भी कम हो, है ना। तो आप अभी भी वही सेम चीज चल रही है। कुछ टाइम से कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था, मगर वापस वही प्रॉब्लम हो रही है कि स्पिनर्स को पिच के ऊपर ही बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर कोई स्पिनिंग ट्रैक होता है उस पर स्पिनर्स, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं जो विकेट ले लेते हैं। लेकिन बुमराह उन ट्रैक्स पे भी जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, तो मतलब बुमराह का कंपैरिजन तो खैर हो ही नहीं सकता है। सिराज भी हमने देखा जिस तरीके से सिराज ने भी एलबीडब्ल्यू करा। वो आपको क्या लगता है वो किस तरीके का, क्या वो एलबीडब्ल्यू था या अंपायर्स कॉल ही थी? वो क्योंकि बाद में भी डिस्कशन हो वो रहा था कभी उस पर। कभी टेक्निकली मतलब कभी कभी किसी के फेवर में भी जा सकता है। मतलब मैं इस चीज पे यही कमेंट करना चाहूंगा कि आप उस चीज को अगर ये देखें कि नेकेड आई से, तो फिर आपकी ये टेक्नोलॉजी बनाई नहीं जाती। टेक्नोलॉजी पर वही है कि कभी कभी आपके फेवर में जाएगा 50% और कभी कभी आपके फेवर में नहीं जाएगा। पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था जब जैक क्रोली खेल रहे थे, सबको लग रहा था कि वो बेन स्टोक्स ने भी बोला कि कभी कभी जो टेक्नोलॉजी है वो आपके खिलाफ भी चली जाती है। तो वही इसमें चीज है कि अब इंडिया ने रिव्यू लिया तो आउट मिल गया। अगर यही सोचिए आप इंडिया रिव्यू नहीं लेती क्योंकि आपने लास्ट सेकंड पर रिव्यू लिया था, तो कभी कभी आपकी चीजें फेवर में चली जाती है। हम सबको लग रहा था कि एम्पायर कॉल जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता हुआ है, हर जगह हुआ है, खाली इंडिया के साथ मतलब फेवर में नहीं हुआ है, कभी कभी अगेंस्ट में भी हो जाता है आपके साथ कि आपको लगता है कि ये तो एम्पायर को लोग, और इंडिया का बैट्समैन कोई भी खेल रहा हो आउट हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो चलती रहती है। लेकिन सिराज ने भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग इस तरीके से नहीं करी कि 6 रन से ऊपर तो सबने ही पड़वाए हैं। और बुमराह की कंसिस्टेंसी हमेशा ये देखी जा रही है कि 25 ओवर पहले जो बॉलिंग करते हैं उसमें उनके 2 विकेट हैं, और 25 ओवर के बाद उनके 13 विकेट है। तो रिवर्स स्विंग ही उनका अब खाली एकमात्र सहारा बचा इंडियन कंडीशंस में। वो आज उनके साथ मतलब थोड़ा अनलकी भी रहे, उन्होंने कोशिश करी, वो विकेट नहीं मिला। बाकी जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, उनको पटक पटक के मारे वेंडर किट ने, रिवर्स स्वीप पे, स्विच हिट्स पे, स्वीप पे ही 50% रन उनके स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप पे ही आए हैं बेंडर के। जो तो रिवर्स स्वीप पे उन्होंने छक्का मारा था वो काफी बेहतरीन शॉट था। वो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर वो रहा हो कोई। हाँ, रोहित शर्मा भी हंस रहे थे कि अब इसके लिए फील्डिंग क्या लगाओ। वो हाँ बाद में फील्डिंग ओवर के वही। बाद खत्म हो गई,
स्टंपाइक में सुना भी हमने। मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, ध्रुव जुरैल की जिस तरीके से बैटिंग रही है, उसके अलावा उन्होंने विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी तरीके से करी थी। और डीआरएस को लेके उनके जो कॉल्स थे वो भी बहुत प्रिसाइज थे। जो एलबीडब्ल्यू वाला कॉल था वो भी, उससे पहले जडेजा ने जो एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करी थी उस पर भी ध्रुव जुरैल ने पीछे से अपना इनपुट दिया था कि ये एलबीडब्ल्यू नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया को अच्छा एक प्रोस्पेक्ट मिल गया है आने वाले टाइम के लिए भी, जो कि ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। 3 छक्के उन्होंने जिस तरीके से मारे, स्पिनर्स को भी अच्छा जी खेल रहे हैं, पेसर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने मार्क वुड को छक्का मारा, उसके बाद 2 उन्होंने स्पिन को, एक रेहान अहमद को छक्का मारा बैकफुट पे, एक आगे बढ़ के भी छक्का मारा। तो काफी अच्छा अटैकिंग क्रिकेट भी खेल रहे हैं और विकेट कीपिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी रही है उनकी इस मैच में। जी, पूरे मैच का अगर ध्रुव जुरैल की इनिंग्स देखेंगे तो अटैकिंग उन्होंने मतलब एक प्रेशर हैंडल जब करना होता है तो आपको दूसरी तरफ भी प्रेशर भेजना होता है, मतलब उनको भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बॉलर को नहीं करना होता। वो उन्होंने ज्यादा काम किया है, वो छक्के जो भी मारे, क्योंकि अगर आप उनका इनिंग्स देखें तो वो 50 की स्ट्राइक रेट रही है। मतलब ओवरऑल वो सरफराज खान की तरह नहीं गए या बेन डकेट की तरह नहीं गए कि वो रन बॉल ही खेले हों। उनकी स्ट्राइक रेट वही अश्विन वाली सेम ही रह रही थी। दोनों अश्विन और उन्होंने यही कर रखा था कि ओवर पे ओवर खेलेंगे और डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो एक अच्छी चीज है कि ध्रुव जुरैल का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जी, नहीं कहीं ना कहीं पहले मैच का प्रेशर भी रहता है। सरफराज खान जो है वो काफी समय से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। ध्रुव जुरैल अभी हाल ही में आए, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर रहता है कि जल्दी विकेट ना खो दे अपनी। मगर जिस तरीके से उन्होंने छक्का मारा उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल दिखे पिच पे कि हाँ, ये पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को कंफर्टेबली खेल सकते हैं। जी जी जी, वो थोड़ा सा मुझे भी कल लगा कि हाँ। जी कल जडेजा ने भी, आपने देखा तो स्टोरी डाली थी सरफराज खान के लिए शायद कोई। हाँ, वो देखिए मतलब वो तो हमें मैदान में भी उनके जो हाव भाव से उससे पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा मतलब निराश हैं। और हमने रोहित शर्मा का रिएक्शन भी देखा, जिस वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपनी कैप जो फेंक के मारी, जी क्योंकि सब चाहते हैं कि जी डेब्यू जब आपका अच्छा मिल रहा है, आपको डेब्यू का मौका जब आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक बड़ी पारी खेलें। तो वही एक सबसे ज्यादा था कि सबको लग रहा था कि पहले ही मैच में वो एक शतकीय पारी खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा मौका था। तो रन आउट होना एक आपके लिए उसमें मतलब ये डिसीजन अब क्या कहें, इसमें कभी-कभी आपके फेवर में रहता है, कभी-कभी आपके अगेंस्ट में रहता है। उस टाइम पे वो भागे और बॉल मिस भी हो जाती, लेकिन उनका दिन नहीं था। शतक का तो वो नहीं बन पाया, क्योंकि जडेजा नहीं, और रन आउट ऐसे की ही ऐसे ही तो बहुत हाँ, कमी है। वही हार्दिक पांड्या वाला रनआउट याद आ रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था। वहां पे भी ऐसे बिल्कुल। ही दिल टूटे थे लोगों के। जी, बाकी अश्विन लेकिन का भी मुझे उसके लगा बाद कि अश्विन की भी एक इकॉनमी। पारी जी बताइए, आप कुछ जी कह रहे थे? जी जी बता जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, मैं उसके बाद कंटिन्यू मैं करूंगा। कह रहा था बस एक पारी से आपको मतलब मौका या जज करने की बात भी नहीं है। अब आपको कम से कम 8 या 10 पारियां मिलेंगी, उसमें अगर आप जज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो उन उस नजरिए से देखें तो अभी तो काफी टाइम है सरफराज के पास भी। ये पूरी सीरीज में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उनको वो कह सकते हैं या फिर उनके ऊपर पूरा कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके के प्लेयर बनेंगे वो आगे टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं है, वो जब वापस आ जाते हैं तो फिर आपके लिए जगह वैसी ही कम हो जाती है। तो जितने भी मौके मिले उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो अभी आपके पास मौके हैं इस पूरी सीरीज में, तो अगर आप उनमें परफॉर्म करते हैं तो आपकी जगह बनी रहेगी। वरना तो ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, विराट कोहली है, बहुत सारे जो दिग्गज प्लेयर्स है वो भी टीम में नहीं है। उनके वापस आने के बाद आपके पास इतने मौके भी नहीं मिलेंगे और आपके पास जगह भी नहीं होगी। जी जी जी, देखिए सरफराज खान को इतने समय बाद मौका मिला है, मुझे लगता नहीं कि टीम इंडिया बहुत जल्दी उनको ड्रॉप करने के बारे में सोच रही है। और जिस हिसाब से उन्होंने पहले मैच में परफॉर्म भी किया है अपने डेब्यू पे, तो उनकी जगह मुझे आने वाले समय में तो काफी टाइम तक दिख रही है जिस हिसाब से। बाकी जितने महारथी के आप नाम ले रहे हैं उनके होते हुए तो सही बात है कि चांस मिलना मुश्किल है, बट मुझे लगता नहीं कि किसी और रीजन से ड्रॉप करेगी। अनटिल अनलेस देखिए, विराट संकट कोहली वापस मुझे आ तो रहे हैं लग या रहा केएल है राहुल वो वापस आ रहे श्रेयस अय्यर के लिए है। श्रेयस अय्यर के लिए ज्यादा बड़ा संकट है कि वो रणजी भी खेल नहीं रहे हैं जितना उनके चॉइसेस हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट ये है कि अगर आप अब रणजी भी नहीं खेल रहे हैं, आप परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, तो फिर सरफराज ये हो सकते हैं कि अब श्रेयस अय्यर के पास सिलेक्टर्स वापस ना जाएं और इन्हीं को मौका देते रहें, अगर ये पूरी सीरीज में परफॉर्म करते हुए आपको दिखते हैं तो। हैं। जी, नहीं श्रेयस अय्यर, अभी मैंने जयशा का स्टेटमेंट कल पढ़ा था तो उन्होंने भी कहा कि रणजी ट्रॉफी जो है वो इंडियन टीम के सिलेक्शन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और आईपीएल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रणजी पे भी फोकस काफी हद तक जा रहा है। जी,
रणजी का फोकस इसलिए जा रहा है कि अब लोग देख ही नहीं रहे, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो, जैसे आप चेतेश्वर पुजारा, वो तो टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं तो वो खेल रहे हैं, वरना मोस्टली जितने प्लेयर्स हैं वो खेलते ही नहीं है। वो हमेशा प्रेफर कर रहे हैं कि आईपीएल खेलें या फिर टीम इंडिया के लिए खेलें या फिर कुछ लीग्स खेलें, उस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो। अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी आज एक और अभी न्यूज पता चली है कि वरुण एरन जो थे, जो टीम इंडिया के लिए भी खेले हैं, ज्यादा समय नहीं खेला, लेकिन उन्होंने भी रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो दिग्गज भी हैं, या अगर आप जो टीम इंडिया में आ जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मतलब रणजी का खेलने का मतलब हमारे पास 5 दिन, और इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो नहीं खेल रहे हैं। वो प्रेफरेंस क्यों है वो कोई जवाब नहीं दे सकता, इसमें सिर्फ हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे जी बिल्कुल। जीएम हैं। तो सेंडरसन आज के बारे आज में आप तो क्या कहना ओवरऑल चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि अब 50-50 मैच हो गया है, या फिर इंग्लैंड के फेवर में जाता जा रहा है अभी, कि ड्रॉ की तरफ मुझे जाएगा मैच? मुझे फिलहाल 60-40 लग रहा है। 60 इंडिया के फेवर में लग रहा है, 40 इंग्लैंड के फेवर में। 50-50 तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है तो कल अर्ली विकेट मुझे गिर लगता जाए है तो इंग्लैंड मैच। बनाना चाहिए अब 400। अब इंग्लैंड अगर बहुत बड़ी कोई गलती करती है तो ही नहीं पहुंच पाएगी 400 तक, 450 तक, जितना 445 इंडिया का है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां तक अब पहुंचने के लिए इंग्लैंड के लिए मतलब बहुत ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि 200 रन तो आपने पार कर लिए और आपका स्कोर काफी ज्यादा, मतलब 6 की रन रेट चल रही है। तो कल तो ऐसा हो सकता है कि अगर इंग्लैंड बहुत ही अच्छा खेली तो लीड भी ले सकती है। नहीं, लीड तो ले सकती है, मगर उसके लिए बेन डेकेट को रहना होगा एंड तक, क्योंकि उसके बाद बेन डेकेट के बाद आप देखिए जो रूट भी फॉर्म में नहीं है। बेस्टो, बेन स्टोक्स, फोक्स हो सकता है मार देंगे 30-40 रन। बाकी उसके अलावा मुझे कोई फॉर्म में प्लेयर ऐसा सच नजर नहीं आ रहा है। ये जो रूट भी आज आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे पिच पे। जब बुमराह बॉलिंग पे आए थे तो एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी, तो बहुत हद तक कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे थे वो जो रूट भी, और बहुत अच्छा फॉर्म भी नहीं रहा उनका रिसेंट में। जी, लेकिन हम फॉर्म में तो बेन डेकेट ने भी अभी तक 50 रन की पारी नहीं खेली थी, और आते ही उन्होंने शतक लगा दिया। तो उस नजरिए से देखे तो बड़ी पारी उन्होंने खेल ही दी है। नहीं, वही डिपेंड करता है, आपका दिन अगर अच्छा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कल अगर अर्ली विकेट गिर जाते हैं तो मुझे लगता है इंडिया का कहीं ना कहीं मैच पे और पकड़ मजबूत हो जाएगी। जी, और आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन के कुछ स्टैट्स सामने आए हैं, उसमें यह है कि वो दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं 500 विकेट लेने वाले। इससे पहले जो गेंदबाज थे वो हैं अनिल कुंबले। तो अब दूसरे भारतीय गेंदबाज जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं वो अब अश्विन बन चुके हैं। और बेन डकेट के एक सेशन में सबसे ज्यादा रन्स की बात करें तो वो सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग जो थे श्रीलंका के खिलाफ, वो फर्स्ट नंबर पर थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ चुके हैं बेन डकेट, और उन्होंने मार दिए हैं एक ही सेशन में, अगर उनके रन की बात करें तो वो बना चुके हैं 114 रन। इससे पहले मुंबई में 133 थे। और टी और स्टंप्स के बीच में सबसे ज्यादा इंग्लैंड बैटर की बात करें तो उसमें भी बैन के टॉप थर्ड में आ चुके ओवरऑल, हर जगह की अगर हम बात करें वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया। तो ये वाली पारी काफी ज्यादा मतलब एक नहीं, इंग्लैंड के बेन बैक डकेट वाली का काउंटर अटैक हो गई। जी जी जी, बेन डकेट का जो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट था वो 140 के आसपास था, जी है ना। पेसर्स के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो जाता है, 109 के करीब पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं पेसर्स के साथ ज्यादा अटैक करना चाहिए बेन डकेट के, अगर विकेट चाहते हैं तो, क्योंकि वो पेसर्स को खेल ले रहे हैं मगर उनका स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली कम हो जा रहा है। शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट अगर उनको रूम मिल रहा है तो वो लेट कट मार दे रहे हैं, लेकिन पेसर्स के खिलाफ उनका जो मेनली जो शॉट्स रहे हैं वो ऑफ साइड में ज्यादा गए हैं। तो अगर आप शॉर्ट बॉल लेग की तरफ रखेंगे या कैचिंग पोजीशन उस तरफ लगाएंगे तो चांसेस है कि बेन डकेट का विकेट गिर सकता है। जी, अब इंडिया इंडिया को यही, अब कल जो प्लान, अगर हम कल की बात करें तो कुछ ऐसा ही इंडिया को प्लान करना पड़ेगा कि आपने रन्स तो बहुत ज्यादा अब कंसीड करवा लिए हैं, 200 रन ही बचे हैं आपके ओवरऑल। तो अगर आप 200 रन में देखें तो उसमें कैसे आप अब उनको लीड ना लेने दें, और कैसे आप रोक सकते हैं। तो उसमें उनके पास अभी प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि बेन स्टोक्स मारते नहीं है। बेन स्टोक्स को हमने देखा है कि वो कैसे टेल के खिलाफ कितना अच्छा खेलते हुए हमने उनको देखा हुआ है पहले भी। तो ओवरऑल उस जी जी तरीके से देखें तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी, स्टार्टिंग में अर्ली विकेट्स लेना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अर्ली विकेट्स आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के मैच में पकड़ मजबूत होती जाएगी। अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया आगे ही चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो विकेट्स गिरते हैं, आपने देखा होगा। और ब्रेक्स जो जी आते हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल विकेट टेकर होते हैं, है ना, क्योंकि ब्रेक्स के बाद आप देखते हैं कि अक्सर विकेट गिर जाते हैं। तो मुझे वही लग रहा है जी कि कल वापस से
विकेट आएगा कहीं ना कहीं। बेंटेकेट का बहुत ज्यादा लंबी पारी मुझे खेलते हुए, मतलब मैं तो यही चाहूंगा कि बहुत लंबी पारी ना हो। जी। अब कल आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये पूरा हमारा डीएनए का सेशन आज पसंद आया हो, थर्ड टेस्ट डे 2, जिसमें इंग्लैंड का काउंटर अटैक हमें देखने को मिला, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने हिस्ट्री क्रिएट करी। और अब मैच मेरे को तो बिल्कुल बैलेंस पे ही दिख रहा है, क्योंकि 200 रन ही आपको चाहिए। अब ट्रेल जो इंग्लैंड की है वो 235 या 238 रन के आसपास बची है। तो उस नजरिए से देखें तो अब मैच बैलेंस है। तो कल क्या इंडिया काउंटर अटैक करके, अटैक लगाकर बॉलिंग में रोहित शर्मा विकेट्स लेते हैं, या फिर इंग्लैंड का काउंटर अटैक जो अभी तक चलता है वो जारी रहेगा और वो लीड लेते हुए या 500 रन बनाती है? ये हम कल आपसे बात करेंगे। अगर आपको आज हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमारी सारी स्टोरीज के लाइव अपडेट्स ले सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लें और फॉलो भी कर सकते हैं हमें फेसबुक पर, जिससे आपको कल जो हमारा लाइव सेशन है उसका बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए लव, बहुत बहुत धन्यवाद। डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तीसरा दिन मैं ये कहूंगा पूरा टीम इंडिया के नाम रहा। आपने ये देखा कि शुरुआत में जिस तरीके से दूसरे सेशन में 5 विकेट टीम इंडिया ने झटके, और जो रूट जो अपना विकेट खुद दे के गए, और फिर उसके बाद तुरंत आपने यशस्वी जायसवाल का पहले डिफेंस नॉक, और फिर अपना जो जैस बॉल खेलते हैं वो नॉक करते हुए उन्होंने शतक लगाया। और शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर मौजूद है और वो रिटायर्ड आउट होके गए। तो हमारे साथ लव है इस पर पूरे कन्वर्सेशन में बात करने के लिए। तो लव, कल हमने 207 रन पर 2 विकेट पर इंग्लैंड को देखा, और आज 319 रन पर ऑल आउट, मतलब मात्र 110 से 112 रन के अंदर आपके 8 विकेट गिर गए। तो ये कैसी अप्रोच लगी आपको इंग्लैंड की? वो बैट बॉल भी नहीं दिखा उनका। जी, हमने कल इस बारे में बात भी करी थी कि अगर कल चांस है तो कल स्टार्टिंग में अर्ली विकेट्स आ जाएंगे, क्योंकि एक ब्रेक मिल जाता है कहीं ना कहीं। और ब्रेक के बाद जब आपको अगर याद होगा, मैंने कल कहा था कि नेचुरल पार्टनरशिप ब्रेकर होता है, तो वही हुआ कल। आज अर्ली विकेट्स गिरे सुबह सुबह ही। उसके बाद इंग्लैंड एक के बाद विकेट्स गिरते नजर आए। स्टोक्स के अलावा मुझे कोई और ऐसा नहीं लगा कि किसी ने बहुत ही अच्छा अप्रोच अपनाया हो। स्टोक्स भी कैच आउट हो गए, बुमराह ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। वो कैच देखने में आसान लग रहा था, बट बहुत अच्छा कैच था। और जायसवाल की इनिंग्स तो मतलब मैंने हमेशा ही देखा है कि बहुत अटैकिंग खेलते हैं। और चाहे हाफ सेंचुरी हो चाहे सेंचुरी, उन्होंने दोनों ही बार बाउंड्री लगाकर पूरी करी अपनी। और सेम गिल का भी यही अप्रोच रहता है। अ, गिल का भी काफी अच्छी इनिंग रही। जायसवाल का मुझे स्टार्टिंग में वही थोड़ा स्लो अप्रोच लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर होगा, टेंशन होगी कि अभी काफी 2-3 इनिंग्स हो गई थी कि उन्होंने बहुत अच्छा उनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं आता। एक डबल सेंचुरी के बाद उनका आज सेंचुरी आई है, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी इनिंग्स खेलने के उनका माइंडसेट लग रहा था। इस वजह से थोड़ा उन्होंने स्टार्टिंग में टाइम दिया, बट बाद में जैसे जैसे उन्होंने इनिंग्स आगे बढ़ी, उन्होंने काफी अच्छा वापस से अपना जो जैज बॉल खेलते हैं उन्होंने वो खेलकर अपना शतक पूरा कर लिया। जी। और जायसवाल की मैं आपको स्ट्राइक रेट दर्शकों को बता दूं कि 70 बॉल में उनके पहले 34 रन थे। उसके बाद उन्होंने खेली है 123 बॉल टोटल खेली, जिसमें वो रिटायर्ड हुए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि उन्होंने उसके बाद खेली है 63 बॉल्स, और उसमें 34 रन के बाद उन्होंने 70 रन बनाए हैं। मतलब आपके पहले 70 बॉल में रन थे उनके 50 की स्ट्राइक रेट से, और फिर आप रन बॉल स्ट्राइक रेट से रन मार रहे हैं लास्ट में। तो मतलब अलग ही उन्होंने जिम्मी एंडरसन को जिम्मी एंडरसन नहीं समझा, जबकि ये मतलब कमेंटेटर्स और ब्रॉडकास्ट भी इस बात की हंसी उड़ा रहे थे कि जब जिम्मी एंडरसन ने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब जायसवाल 1.5 साल के थे, तो उन्होंने जिम्मी एंडरसन को भी पीटा, उनको भी पुल मारा था। एक ही ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का मारा। फिर उन्होंने टॉम हार्टली और जो रूट के भी पीछे रहे वो रियान अहमद को भी उन्होंने मारा, 2 छक्के मारे लगातार। और उसके अलावा मार्क वुड को भी शॉर्ट बॉल पे मारा। मतलब उन्होंने कोई बॉलर नहीं था जो उन्होंने छोड़ा नहीं। लास्ट में उनको बैक स्पैज़म की दिक्कत हमें दिख रही थी कि बार-बार फिजियो आ रहा था। तो ओवरऑल पारी उनकी बेस्ट थी। अभी तक हमने उनको फर्स्ट इनिंग्स में चमकते हुए देखा था। पहली बार हमने उनको सेकंड इनिंग्स में भी चमकते हुए देखा। तो अब तक उनके 3 शतक हो चुके हैं ओवरऑल। लेकिन अब ग्लव में तो थोड़ा-सा मुझे अब लग रहा है कि शुभमन गिल भी अब सेकंड इनिंग्स के बादशाह होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि उनके जितनी भी अच्छी पारियाँ हैं अब सेकंड इनिंग्स में दिख रही हैं। जो हम गाबा की बात करते हैं, पिछले मैच की भी सेकंड इनिंग्स में, और आज भी अभी भी नॉट आउट है 65 रन पर 120 बॉलों में। जी बिल्कुल, गिल जो हैं, आप जानते हैं ऐसे उनको प्रिंस नहीं कहा जाता है। वो अच्छे, काफ़ी अच्छा कैलिबर है उनमें, और वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस सिर्फ अभी कुछ टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, बट उन्होंने वापस इस सीरीज में अच्छा कमबैक किया है अपना। और मुझे लगता है आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अभी उनके और मैचेस खेलने बाकी टेस्ट मैच में, गिल और जायसवाल पे खासकर लोगों की निगाहें रहेंगी।
जी। और रोहित शर्मा लेकिन इस बार थोड़ा-सा फ्लॉप रहे, वो उनका जो रन आउट भी था वो मतलब जो डीआरएस लिया गया, माफ़ कीजिएगा, मैं डीआरएस जो लिया गया उसमें भी उनको लग रहा था कि वो आउट नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा वो मतलब लग रहा था कि वो अनहैप्पी है, लेकिन कल ही हम अब इस बारे में बात कर रहे थे कि जब आपके फ़ेवर में डिसीज़न जाता है तो आप खुश होते हैं, जब आपके फ़ेवर में नहीं गया तो आप थोड़ा-सा खुश नहीं हैं। देखिए, ये चीज़ तो सबके साथ ही होती है, ऐसा सिर्फ़ इंडिया के साथ ही नहीं है, सबके साथ ही होती है। बाकी रोहित शर्मा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पाटीदार के लिए हमारा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि पाटीदार जो शॉट खेल के आउट हुए हैं, बहुत ही मतलब कहेंगे एक तरीके से नथिंग शॉट था वो। ना वो बाउंड्री के लिए जा रहे थे, ना वो डिफेंसिव शॉट था, वो बॉल भी कुछ ख़ास नहीं थी। यही यही मैं कह रहा, कल आपसे हमने इस बारे में बात भी की थी कि अभी मौके कम हैं, आपको मौके बनाने पड़ेंगे। अब पाटीदार ने पिछली इनिंग्स में भी आपने देखा था कि वो भी नथिंग शॉट ही था, जब वो कट लगाने गए जी, और जी। बॉल एकदम ऊपर उठ गई। तो अगर आपको कुछ मौके मिल रहे हैं और उसमें अगर आप ऐसा खेल रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मौके टीम इंडिया के पास है ही नहीं पोज़ीशन के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, जिसमें लेजेंड्स के भी नाम हैं और जिनको ड्रॉप करना पड़ा है टीम इंडिया को। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, तो आपको अगर वो मौका आपने नहीं बनाया तो केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा सारे बैट्समैन वेट कर रहे हैं मिडल ऑर्डर के लिए, तो आपके पास जितने मौके थे उसमें पाटीदार को मुझे नहीं लगता कि अब एक मौका और शायद मिल भी सकता, मतलब अब बहुत ही अनश्योर्ड है, क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल भी रन्स बना के आए हैं और एक लेफ्टी अगर बीच में और आ जाएगा तो टीम इंडिया थोड़ी बैलेंस और दिखेगी, क्योंकि जडेजा को सरफराज के ऊपर इसलिए मेनली भेजा जाता है या भेजा गया था, जो हम पहले इनिंग्स में देखा, क्योंकि लेफ्टी आपके पास बीच में नहीं है। जैसे जायसवाल के बाद आपके पास सीधे जडेजा ही आते हैं। जी, अभी भी इंडिया के पास फ़िलहाल काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप अभी भी रह रही है। अगर विकेट्स लगातार गिरते हैं, उसके बाद भी सरफ़राज़ हैं, अभी ध्रुव जुरैल भी हैं। ध्रुव जुरैल ने भी लास्ट इनिंग्स में देखा था कि किस तरीके से अटैकिंग इनिंग्स खेली थी, सरफ़राज़ खान भी हैं अभी। तो खैर जी। पाटीदार की बात रही, पाटीदार को मुझे लगता नहीं कि और चांसेस इंडिया देगी, क्योंकि इस हिसाब से वो आउट हुए थे और राहुल द्रविड़ कुछ नोट कर रहे थे। तो मुझे लगता है यही लिख रहे थे कि इसको आगे चांस नहीं देना है। नहीं, वो तो हर प्लेयर के लिए लिखा जाता है, मुझे तो उसमें उससे मुझे ज़्यादा नहीं, दिक्कत नहीं लगी। एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, उसके लिए तो मतलब पाटीदार के लिए तो ऐसे ऊपर देख के फिर जो नीचे राहुल द्रविड़ को बहुत कम देखा जाता है इस तरीके से कि इतने सीरियसली वो जी, किसी के लिए बात कुछ ये लिख है ना रहे कि आपके पास अलग प्लेयर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी हैं। जी, प्लेयर बिल्कुल। ने इन्होंने किसी ने भी बनाई नहीं है। आप जायसवाल की जगह पक्का कर सकते हैं, अभी आप सरफराज की जगह पक्का नहीं कर सकते, चौथे नंबर पर आप पाटीदार की जगह पक्का नहीं कर सकते। शुभमन गिल ने जो लास्ट 2 इनिंग्स में कर दिया है, उनकी अब जगह थोड़ी लग रही है कि वो इस टेस्ट मैच की पूरी सीरीज़ में तो पक्की है ही है। तो आपके लिए जब जगह पक्की नहीं है और आप अगर रन्स नहीं बनाएँगे, तो आपको फिर और प्लेयर्स जो आपने रिप्लेसमेंट में रखे हैं, उनको मौका देना पड़ेगा। और आपको पहले ही पता है जी, कि जी। आप एक बैट्समैन शॉर्ट हैं। अश्विन का अब कोई कन्फर्म नहीं है। दिनेश कार्तिक ने ये ज़रूर कहा है कि अंपायर्स ने उनको इतनी छूट ज़रूर दी है कि वो कभी भी आके बॉलिंग या बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उनकी माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, तो वो अगर वो पूरा टेस्ट नहीं भी है, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी बैटिंग पे लेना पड़ेगा। जैसे हमने आज बॉलिंग में सिराज को अभी हमने सुना और उन्होंने करके भी दिखाया कि बड़े-बड़े स्पेल्स डाले, बुमराह ने भी बड़ा स्पेल डाला, कुलदीप यादव ने भी बड़ा स्पेल डाला, जडेजा तो 4 ओवर किए थे जडेजा ने 60 ओवर टीम इंडिया ने करने के बाद। तो जो बड़े-बड़े स्पेल्स थे वो हमें सब सब बॉलर से दिखे, तो हमें बैटिंग से भी वो देखनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास जितना टाइम है, वो हमें जायसवाल और शुभमन गिल से भी दिखा कि उन्होंने पहले अपना विकेट बचाया, धीरे रन्स बनाए, जब उनको दिखा कि इंग्लैंड थोड़ा गेम से बाहर जा रही है, अब हमारे पास मौका है कि हम बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, तो फिर दोनों तरफ से बड़े शॉट दिखे, जिसमें जायसवाल ने मतलब फ्रंट रोल पे प्ले किया कि वो बड़े शॉट खेले। जी, बिल्कुल। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ, जडेजा की कल हम लोग बात कर रहे थे कि काफ़ी महँगे साबित हुए थे, लेकिन बाद में जडेजा ने आज कमबैक किया, मतलब रन भी बहुत कम कंसीड किए और 2 विकेट्स भी लिए। तो एक वो चीज़ बहुत अच्छी लगी जडेजा की, कमबैक अच्छा था। कुलदीप यादव ने भी अच्छा कमबैक किया। सिराज की लंबी स्पेल, बहुत टाइम बाद सिराज को लगातार इस तरीके से इस्तेमाल किया गया और उन्होंने प्रूव करा अपने आप को, 4 विकेट लिए। बुमराह तो ख़ैर हमेशा कंसिस्टेंट रहते ही हैं। तो बुमराह के बारे में कोई आपको क्या लगता है नेक्स्ट मैच में किसी नए बॉलर को या किसी ने किसको चांस बन रहा है आपको? क्या लगता है? अगर पडिक्कल को अगर मौका मिलेगा? अब जो वर्कलोड देखा जा रहा है उस हिसाब से मुझे 2 चीज़ें लग रही हैं। एक तो अगर केएल राहुल नहीं आ रहे हैं, तो चौथे नंबर पर आपको देवदत्त पडिक्कल देखने को ज़रूर मिलेंगे। एक लेफ्टी-राइटी का कॉम्बिनेशन भी सही हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में आपके पास रोहित शर्मा, जायसवाल है, फिर शुभमन गिल है, चौथे पे वो आ जाएँगे। तो ये है कि जायसवाल आउट हुए तो
पडिक्कल को भेज दिया, वरना शुभमन गिल को भेज दिया, क्योंकि वो भी टॉप ऑर्डर और ओपनिंग बैट्समैन ही रहे हैं। हमने आईपीएल में भी देखा और अपने-अपने रणजी ट्रॉफी में टीम्स के लिए भी देखा है कि वो टॉप 3 और टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर रहेगी। 5वें नंबर पर सरफराज हैं ही। लेकिन अगर केएल राहुल आते हैं तो फिर चौथे नंबर पर आपको ये चेंज दिखेगा। बॉलिंग में आपने मेरे से कहा तो मेरे को बॉलिंग में तो पिछली बार भी मुझे यही लग रहा था कि अब इंडियन टीम अगर अब अश्विन को चौथे टेस्ट मैच से अगर उनको भारी होना पड़ा या फिर कुछ इमरजेंसी रही, तो ये चेंज होगा और दूसरा बुमराह के लिए एक वर्कलोड कम कर सकते हैं क्योंकि ये मैच अगर टीम इंडिया को अब निकाल लेना चाहिए। आपके पास 2 दिन पूरे पड़े हैं, तो अगर ये मैच टीम इंडिया जीत जाती है, जैसा हम चाह रहे थे अगर रिजल्ट मिलता है, तो फिर बुमराह की जगह आपको आकाशदीप दिख सकते हैं क्योंकि मुकेश कुमार को खिलाना तो मैं सही नहीं मानता क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक मैच में बॉलिंग करी और उसमें भी रन्स बहुत कंसीड किए। विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं थी उनकी। ये मुकेश कुमार मुझे लगता भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट के लिए वो उनको बॉलिंग में चांसेस मिलेंगे आगे भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी आपने टूर देखा होगा, बहुत ज़्यादा खास उनका प्रदर्शन नहीं रहा था। विकेट ज़रूर मिले थे बट रन्स कंसीड कर रहे थे, उनको बैट्समैन जो थे वो काफ़ी आसानी से खेल रहे थे। तो मुकेश कुमार टी20 में ही मेरे हिसाब से सीमित रहेंगे, अब टेस्ट में बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। और विनिंग प्रेडिक्शन की मैं अभी देख रहा था कि 85% जो है इंडिया का चांसेस दिखा रहा है कि हाँ, इंडिया जीत सकती है। लेकिन वही वो है, देखिए मैच तो अपने बैट को बॉल कभी भी ये पलट ये सकते जो हो। सेशन आप वो तो कभी भी पलट सकते हैं। हमने कल भी देखा हाँ, कि किस तरीके से इंग्लैंड ने आज अपना कोलैप्स किया, कल उनके 207 रन पर 2 विकेट थे। हम हर कोई मान रहा था कि वो 450 रन तो आराम से बना लेंगे। इंडिया ने तब भी 130 की लीड ले ली और 100 तो रन पर देखिए उनकी अगर अगर आपको याद होगा, कल हम लोग ने ही बात करी थी, मैंने आपसे कहा था कि कल अर्ली विकेट्स आ जाएंगे और कहीं ना कहीं इंग्लैंड वापस से बैकफुट पे चली जाएगी। तो वही आज वो चीज हुई। बेन डकेट का जो आपने शॉट देखा था, बेन डकेट का किस तरीके से वो आउट हुए, बहुत ही वो तो अच्छी लेजी गेंद नहीं शॉट थी था। वो। हाँ, वो तो मतलब लेजी से हो गए थे। लेकिन आप जो रूट के से मेन चालू हुआ था आउट होना, वरना उससे पहले दोनों ही बहुत ज्यादा वो अच्छा खेल रहे थे। जो रूट भी वो क्या शॉट खेलना चाह रहे थे तो समझ में नहीं आया, वो जो रूट रिवर्स स्कूप। जो रूट का बेसबॉल से पहले का गेम और उसके बाद का गेम अगर हम एनालाइज करें तो कुछ इस तरीके से ही रहा है कि वो जब भी आउट हो रहे हैं वो उनको खुद पता नहीं चल रहा वो कैसे आउट हो रहे हैं। ऊट-पटांग आउट होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल आउट होते हैं, तो उनको लगा इस बार मैं थोड़ा ऊट-पटांग तरीके से आउट हूँ। बुमराह ने उनको अब तक 9 बार आउट कर चुके हैं। नहीं, बुमराह को कल जैसे जो रूट आए थे तो तुरंत बुमराह को अटैक पे लगा दिया गया था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि बुमराह को जो रूट के अगेंस्ट लगातार रोहित शर्मा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। बुमराह ने 2 शिकायत तो अपने परमानेंट ज़्यादातर रख ही रखे हैं। उनको बेन स्टोक्स को भी उनसे डर रहता है और एक जो रूट का, जो सबसे ज़्यादा अभी इंग्लैंड की लाइनअप बैटिंग लाइनअप में देखें तो सबसे दिग्गज है। फिर उसके बाद कुलदीप यादव की भी मैं अच्छी बॉलिंग कहूँगा कि उन्होंने आते ही बेयस्टो को नहीं टिकने दिया और बेयस्टो का फॉर्म वो वैसे भी काफी नहीं अच्छी चल बॉल रहा। थी वो। जी, बॉल वो काफी बॉल अच्छी बहुत थी वो। स्पिन और करके आई थी। सिराज की भी एक यॉर्कर बहुत अच्छी थी, शायद रेहान अहमद को उन्होंने जो रेहान यॉर्कर में अहमद को बोल किया था, भी बहुत ज़्यादा आउट हाँ। तो काफी अच्छी बॉल। जी, वही है आपको हर इनिंग में अब ऐसा हो रहा है कि पहले हमें बैटिंग में नए-नए चेहरे देखने को मिल रहे थे, किसी में जायसवाल चमक गए थे, किसी में जैसे इस बार भी हम देखें तो पहले में आपको रोहित शर्मा ने शतक लगाया, जडेजा ने शतक लगाया, इस बार जायसवाल ने शतक लगाया और शुभमन गिल भी 65 रन पर नाबाद है। तो 4 बैट्समैन तो आपके वैसे ही फॉर्म में चल रहे हैं, सरफराज ने 50 बनाई है, अभी उनको मौका नहीं मिला है, तो हो सकता है कि सरफराज को कल एक ऐसे टाइम पर अब आना पड़े कि कुलदीप यादव के बाद वो आएँगे और अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो वो थोड़ा सँभल के खेलेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत टाइम और हुआ तो अब सेशन पे डिपेंड हो गया है कि इंडिया कम से कम चाहिए कि इंग्लैंड को 4 सेशन तो बैटिंग देगी, कुछ ना हो तो आप अगर वो रोकना भी चाहें तो 4 सेशन तो उनके पास हो कि 100 से 120 ओवर खेलने को मिले और टारगेट अब 322 रन तो बन चुके हैं, तो इंडिया डेढ़ या 2 सेशन में अब 180 रन बना के 450 से 500 का के बीच में लक्ष्य दे सकती है। जी, 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 500 तक का मुझे लग रहा है, क्योंकि भैया बेसबॉल है तो कोई भरोसा नहीं है कि स्टार्टिंग से अटैकिंग क्रिकेट खेलती इंग्लैंड। तो 450 तो कम कम 500 के आसपास का अगर इंडिया टारगेट देना चाहे तो वो सही रहेगा। और क्योंकि जी, इंडिया की अब बॉलिंग मतलब भी ओवर्स की अश्विन बात है और अश्विन का इंग्लैंड कुछ ज़्यादा थोड़ा ओवर भी डाइसी है। जी, इंग्लैंड देखिए ज़्यादा ओवर का इंग्लैंड गेम खेलती भी नहीं है। जब आप उनके बयान भी सुनेंगे या उनका गेम स्टाइल भी है। लेकिन आज मुझे वो बेसबॉल दिखा नहीं। आज मतलब उनका जो पहले दिन जो उन्होंने कल करके दिखाया था और आज जो जिस नहीं तो तरीके से खेले थे विकेट्स विकेट्स गिरने लगते हैं तो बेसबॉल फिर पता नहीं कहीं चला जाता है, वापस न्यूजीलैंड चला जाता है बेसबॉल। हाँ, मतलब 1 विकेट आपके 2 विकेट पैनिक हुए तो बेन स्टोक्स भी नहीं खेल पाए बेसबॉल
बेन डकेट भी 2-3 शॉट्स के बाद उनको भी समझ नहीं बेन आया कि अब स्टोक्स तो क्या करना। बेन स्टोक्स ही खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। वो बेन स्टोक्स भी अगर थोड़ा उस टाइम लगातार विकेट गिरे, थोड़ा आराम से खेलते तो फिर भी चल जाता। वो शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए वो बाउंड्री पे। वही है, उनको लगा कि जडेजा है लेफ्ट आर्म में, इनको तो मैं धर-धर छक्के जड़ूँगा। लेकिन यही है, अ, कभी आपका चलता है, कभी नहीं चलता। वही अब जायसवाल को देखे, अगर हो सकता था कि उनको एक बॉल उनकी भी खड़ी हो जाती, लेकिन उनके लगते चले गए, वरना एज वगैरह तो उनके भी लग रहे थे। नहीं रोहित वही शर्मा भी बात कह है, रहे थे कि बॉल क्या हो मिडिल सकता है। मिडिल काफी अच्छी कर रहे थे जायसवाल। कुछ मतलब जब थोड़ा टाइम उनको पिच पे हो गया था, थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद वो काफी अच्छी मिडिल कर रहे थे बॉल को। नहीं, मैं उस और वही एंडरसन के ओवर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पहले छक्का मारा, दूसरा बॉल उनका थर्ड मैन पे गया था एज लग के, मतलब वो सामने मारना चाह रहे थे। तो ये होता है वैसे, कभी-कभी आपका दिन होता है तो आपके शॉट्स रह जाते हैं, जब आपका लक अच्छा होता है तो एज भी चौके जाते हैं और मिडल भी अच्छे से होती है कि आपके छक्के जाएँ। तो आज ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मुझे तो इंडिया का दिन लगा। किसी भी सेशन में ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड ने डोमिनेशन दिखाया हो। पहली वाली मेरे को याद है कि पहले सेशन में 3 विकेट गिरे थे, फिर 5 विकेट गिरे। इंडियन टीम ने 1 विकेट अपना उस सेशन में गिराया और 1 टी के बाद अभी विकेट गिरा। 1 रिटायर्ड हुए हैं, तो जायसवाल तो अभी दोबारा आ सकते हैं, अगर इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको सरफराज और जुरेल के साथ मिलके 450 रन गिल बना सकते हैं। अब और जडेजा भी हैं। तो अब आप जडेजा भी फॉर्म में है। अगर जी, तो जायसवाल को भी आप आराम दे सकते हैं पूरे मैच के लिए। उन्होंने, अब मेरे को लगता है कि अपना रोल पूरा कर लिया है। 322 से 500 पहुँचने के लिए ये 4 प्लेयर कल अब हमें होप करते हैं कि इंडिया वैसा कोलैप्स ना करे जैसा इंग्लैंड ने किया, और अगर अपना बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेटिंग स्टाइल खेले और 40-50 ओवर भी खेलेगी, तो 150-200 रन बना लेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जो ये काम कर सकते हैं। मेरा तो यही प्रेडिक्शन है कि इंडिया को कल 40 से 50 ओवर के बीच में खेलना चाहिए और 40 ओवर कल इंग्लैंड को खिलाए, और फिर अगले दिन अपने 90 ओवर हैं, तो जो भी मैच का रिजल्ट होगा आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, चाहे आप 500 का दें टारगेट या 450 का दें। आपको इंग्लैंड को 300 साढ़े 300 से कम पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि पिच में अभी बहुत ज़्यादा तो टर्न और हमें चेंज बाउंस दिखा नहीं है। नहीं, स्पिनर्स आप देखेंगे, हार्टली के अलावा कोई ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर इनके पास है भी नहीं। हार्टली जो है थोड़े घातक साबित हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट। रेहान अहमद को सभी मार रहे हैं आगे बढ़ बढ़ के, रेहान अहमद इतने मुझे इफेक्टिव लगे नहीं है। तो ऐसा जी, कुछ स्पिनर इनके पास मुझे लगता नहीं। कुलदीप यादव टाइप का कोई स्पिनर है कि भैया बॉल टर्न एकदम से हो जा रही है। और रही बात एंडरसन की, एंडरसन को गिल अभी अच्छे से खेल रहे हैं काफी, गिल को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो हमारे आने वाले बैट्समैन भी हैं वो भी ध्रुव जुरेल और सरफराज खान है, अच्छे स्ट्राइक रेट से ये लोग बैटिंग कर रहे थे पिछली इनिंग्स में भी। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत डिफिकल्टी होगी इंडिया को। 40-50 ओवर में इंडिया आराम से 150-200 के आसपास पहुंच जाएगा और ये मैच इंडिया आराम से जीत जाएगा। जी। तो अब आपसे कल ही लव को लग रहा है कि कल ही क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया जीत जाएगा? मुझे लगता है कि 5वें दिन भी मैच जाएगा। पहला मैच होगा जो 5वें दिन पे जाके भी लड़ता हुआ मुझे लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या रहता है चौथे दिन नहीं, पर। इंडिया भले तीस ही जीते चौथे दिन या 5वें दिन, लेकिन इंडिया जीत रहा है मैच, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये अब हमें धीरे-धीरे लग रहा है कि हमने इंग्लैंड को पहले टेस्ट में भी पलटते हुए देखा है मैच, तो अब यही होप करेंगे कि वही तीसरे मैच में इंडिया बिल्कुल मतलब लूज़ ना करे मैच को मतलब वो अभी भी उसी इंटेंट से खेले, तो वही अगर इंडिया का अटैकिंग इंटेंट रहेगा बॉलिंग और बैटिंग दोनों में, तो हमें चौथे या 5वें दिन जीत दिख सकती है। तो चौथे दिन की हाइलाइट से आपके साथ कल फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये लाइव सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन भी यूट्यूब पर ज़रूर ऑन कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको अगर हमारे जो ये रोज़ाना लाइव सेशन है, इस पर आप पूरा हमारा एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और टीम इंडिया ने अंग्रेजों को लगाया 440 नहीं, 434 वोल्ट का झटका और 434 रन से सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, और सीरीज में 2-1 से आगे हो गए। लव हमारे साथ है इस पर पूरी चर्चा पर। आज हमारा चौथा दिन पे ही मैच खत्म हो गया। वो अभी बैक स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि उन्होंने कल ही इस बात की प्रेडिक्शन कर दी थी। तो मतलब आपको इंडियन टीम पे ज्यादा कॉन्फिडेंस था या इंग्लैंड टीम की, जिस तरीके से अभी बॉल मतलब हम बैटिंग बात करें 40 ओवर के अंदर ही आउट हो गए, डेढ़ सेशन भी नहीं खेल पाए। मुझे इंडियन टीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था।
मैंने कहा था कि कल अटैकिंग क्रिकेट होगा और उसके बाद इंडिया मैच जीत भी जाएगी कहीं ना कहीं, चौथे चौथे डे में मैच खत्म हो जाना चाहिए। तो वही हुआ आज। जायसवाल की बैटिंग आप मतलब ऐसी बैटिंग थी कि आप देखते रह जाएंगे। 14 छक्के टेस्ट मैच में बहुत कम देखने को मिले होंगे। जायसवाल और उसके बाद सरफराज खान के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। जी, लव का कुछ टेक्निकल इशू हो गया है कि माइक में उनके, अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का इशू आ रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज के पूरा अगर सूरत हाल दिन की बात करें तो किस तरीके से ओवरऑल स्कोर रहा। उसमें टीम इंडिया ने जो था, जो टारगेट दिया था वो दिया था 556 रन का, जिसमें जायसवाल ने शतक लगाया। और ये एक और उन्होंने आज मतलब रिकॉर्ड्स की तो उन्होंने छड़ियां लगा दी है कि लगातार दूसरी बार एक ही सीरीज में डबल 100 लगाई उन्होंने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले, जिसमें एक रिकॉर्ड हमें ये देखने को मिला कि जो हम सरफराज खान की बात कर रहे थे पहली पारी में, उन्होंने इस पारी में 50 मारी और वो अब चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में 50 मारी है। तो उसका आपको हम स्टैट भी बता देते हैं कि उसमें किस-किस प्लेयर्स के नाम हैं जो हमें देखने को मिले। उसमें एक नाम है हमारे साथ दिलवर हुसैन, जो 1934 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही मारे थे, दोनों पारियों में 50। इसके बाद सुनील गावस्कर का नाम है, जो उन्होंने 1971 में 2 50 मारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और उसमें फिर श्रेयस अय्यर का भी नाम है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ में हम बात करें तो इसी अभी 3 साल पहले उनका डेब्यू हुआ था। उस पर उन्होंने भी 50s मारी थी दोनों पारियों में। पहली पारी में तो उनका शतक भी है। और अब सरफराज खान चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर 50s मारी है। पहली पारी पर वो, हालाँकि हम कहेंगे कि अनलकी रहे कि रन आउट हो गए, लेकिन इस पारी पे भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब ताबड़तोड़ पारी खेली। और इस बार भी उनका जो हमें 50 दिखा वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और लास्ट में तो हम देख रहे थे कि वो मतलब इंग्लैंड गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ ही कर रहे थे कि किसी बॉल पर 50 लगा रहे थे, किसी बॉल पर चौका लगा रहे थे, किसी बॉल पे छक्का लगा रहे थे। तो ओवरऑल देखें तो टीम इंडिया के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और फिर बॉलिंग में हमें देखने को मिले रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मतलब कमाल की ही बॉलिंग कर दी। और अगर हम पूरे मैच की बात करें तो 3 हीरो हमें देखने को मिले। इसमें पहला हीरो अगर हम देखें तो वो थे रविंद्र जडेजा। दूसरा अगर हम हीरो बात करें वो है यशस्वी जायसवाल। और तीसरे सरफराज खान। जडेजा की बात करें तो उन्होंने पहली पारी में शतक भी लगाया और दूसरी पारी में अगर हम देखें तो उन्होंने अब 5 विकेट भी लिए। तो ये 3 हीरो रहे और हम चौथा कह सकते हैं कप्तान को भी, क्योंकि उनका पहली पारी में उनका भी एक शतक था। तो ओवरऑल जो है वो ये 4 हीरो रहे मैच के। और अश्विन वापस आ गए थे, उन्होंने लास्ट में विकेट भी लिए। लेकिन ओवरऑल मैच में देखें तो बहुत बड़े-बड़े स्टैट्स हमें देखने को मिले। तो लव, अब आपका माइक में आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी जी। तो नेटवर्क जी, इशू था तो सही। ओवरऑल अभी हम स्टैट्स की बात कर रहे थे कि आज के दिन कितने सारे स्टैट्स टूटे। तो एक स्टैट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, जो जायसवाल ने बनाया है। वो है एक टेस्ट पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो सबसे ऊपर हो चुके हैं। एक पारी में उन्होंने 12 छक्के लगाए। सेकंड पर नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तीसरे मयंक अग्रवाल हैं, चौथे पे वीरेंद्र सहवाग हैं और पांचवे पे हमें एक बॉलर दिख रहे हैं, ये भी एक बहुत ही शॉकिंग है, वो है हरभजन सिंह। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी अब वो जॉइंट हाईएस्ट बन चुके हैं। और हमें दूसरा जो नाम है वो आप गैस करिए, दर्शक भी मानेंगे कि उनका नाम कैसे हो सकता है, जो स्विंग के बादशाह थे पाकिस्तान के वसीम अकरम, उनकी उन्होंने बराबर कर ली है बात। ये मेरे को देख के मतलब बहुत ज्यादा हैरानी हुई एक कि कमेंट आया है, 12। व्हाट अबाउट सिराज। जी, कमेंट अभी एक हमारे सामने आया है कि सिराज के बारे में। सिराज ने पहली पारी में अच्छी बॉलिंग करी, इस पारी में भी हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि शुरुआत में जो बेन डकेट थे, जिन्होंने पहली पारी में 150 रन बनाए थे, उनको रन आउट करवाया ध्रुव जुरैल के साथ मिलके। तो आपको हर चीज़ में कंट्रीब्यूशन छोटी या बड़ी दिखती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गेंद से ही कंट्रीब्यूट करें, कि हमें दिखता है कि इस पूरे मैच में आप देखें तो बुमराह का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग अपनी कंसिस्टेंट लाइन पे करी, लाइन लेंथ उनकी अच्छी थी, उस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार विकेट लेके ही कंट्रीब्यूट करें। बुमराह ने कल भी बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया था। बुमराह ने ही पहला विकेट जरूर का लिया था, उसके बाद लगातार विकेट गिरने स्टार्ट हो गए थे। तो जी, कहीं ना कहीं हर प्लेयर ने इस मैच में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे यशस्वी जायसवाल की बात करें, चाहे सरफराज खान की बात करें। अपने डेब्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हुए इनिंग्स खेली, दोनों पारियों में उन्होंने बेहतरीन पहली पहली इनिंग्स में उन्होंने 62 बनाए थे। उसके बाद इस वाली इनिंग्स में 68 नॉट आउट। पहली वाली इनिंग्स में उनका शतक हो जाता, जिस सबसे वो लोग वो फ्लो में नजर आ रहे थे, सबसे वो बॉल को टाइमली मार रहे थे। तो
वो रन आउट ना होते, अनफॉर्चुनेट था वो रन आउट, तो उनका शतक आ जाता। लेकिन इस पारी में उन्होंने फिर से साबित किया है कि कितना कंसिस्टेंटली वो डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका, और उनको इंडिया में मौका मिला है तो वो उस मौके को दोनों हाथों से उन्होंने रखा है। जी। और हम अभी एक और, अब हमारे सामने एक रिकॉर्ड है, अभी मैं ये रिकॉर्ड मैंने दर्शकों के साथ भी शेयर किया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस पे कि जब चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर, सरफराज खान की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने दोनों पारियों में 50 लगाई है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज के भी नाम है, सुनील गावस्कर का भी नाम है इसमें, श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि उन्हीं की जगह अब परमानेंट हो सकती है कि सरफराज को मिल जाए, तो उनका भी इसमें नाम है शामिल। और एक दिलावर हुसैन जिन्होंने 1934 में, तो 4 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दोनों पारियों में 50 लगाई है, उसमें सरफराज खान का नाम जुड़ गया। देखिए, श्रेयस अय्यर की जगह इनको कंफर्म करना मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी। श्रेयस अय्यर ने भी अपनी डेब्यू जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था उन्होंने, उसमें बहुत सी पारी शतक ही खेली लगाया थी, था। शतक भी मारा था उससे। जी, जी। तो काफ़ी अच्छा खेला था उन्होंने। एक मैच के बेसिस पे जज करना मुझे लगता है थोड़ी बिल्कुल, जल्दबाजी तो हमें देखने को मिल रही है। और इसी में मैं दर्शकों के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ओवरऑल हमें कुछ और भी स्टैट्स पता चले, तो वो स्टैट्स भी मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या-क्या स्टैट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पूरे मैच की, अगर हम ओवरऑल बात करें। उसमें हमें एक और स्टैट ये देखने को मिला कि अगर हम सीरीज़ की बात करें, तो उसमें भी अब जायसवाल के 20 से ज़्यादा छक्के हो चुके हैं, जो अभी तक किसी भी इंडियन प्लेयर ने एक सीरीज़ में इतने छक्के नहीं लगाए हैं। और विन्स में देखें तो हाईएस्ट वन्स इनिंग्स लीड ओवरटर्न टू विन अ टेस्ट में अगर बात करें, तो ये अब इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी जीतें हैं, जिसमें 274 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कोलकाता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुंबई भी है, जिसमें 13 रनों से जीती है। तो लीड की रिजल्ट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें नाम हमें देखने को मिलते हैं। जो 190 वर्सेस इंग्लैंड की अगर फर्स्ट इनिंग्स लीड की रिजल्ट में अगर हम देखें, तो ये अब दूसरी बड़ी जीत बन गई है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हाईएस्ट टोटल इन अ होम डिफीट फॉर इंडिया में देखें तो 449 वर्सेस पाकिस्तान, 436 वर्सेस इंग्लैंड हैदराबाद और 424 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु। तो इसमें भी इंग्लैंड का एक नाम शामिल हो चुका है। और एक और हमें रिकॉर्ड है कि नो विकेट फॉर इंग्लैंड सीमर्स इन अ टेस्ट इन अ पोस्ट वॉर एरा की बात करें, तो उसमें अब हमें हैदराबाद वाला मैच याद है जिसमें एक भी विकेट नहीं लिया था। पूरे टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, और सारे विकेट जो थे वो स्पिनर्स ने लिए थे। ये अभी तक मतलब इंग्लैंड ने पहली बार इंडिया की ज़मीन पर ऐसा करते हुए दिखाया है। तो पूरे मैच में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स बने हमें देखने को मिले अभी तक अगर हम बात करें तो। और भी हमें स्टैट्स मैं आपके साथ इसमें पूरी कन्वर्सेशन में शेयर करता रहूँगा, जितने भी हमें स्टैट्स हमें पूरे ओवरऑल देखने को मिले। इसमें प्लेयर्स की बात करें तो अब हमें एक ही कंसर्न थोड़ा दिख रहा है, वो है रजत पाटीदार, तो उनकी जगह हो सकता है कि चौथे मैच में हमें केएल राहुल अगर वापसी करते हैं तो वो जगह भर सकते हैं, या देवदत्त पड्डीकल एक लेफ्टी जिस तरीके से जायसवाल ने पारी खेली। और अभी उनके बैक में थोड़ी स्टिफनेस है, हम होप करेंगे कि वो इतना ना हो कि वो बैक स्पैज़म उनको मैच से ही बाहर कर दे। अगर वो मैच से बाहर होते हैं तो देवदत्त पाटिकल हमें टॉप ऑर्डर या बैटिंग में ऐसा भी दिख सकते हैं कि वो ओपनिंग करें रोहित शर्मा के साथ। तो ये कुछ चेंजेज़ हैं। बॉलिंग तो टीम इंडिया की अभी परफेक्ट ही चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बुमराह अगर एक उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से अगर उनको बैठना पड़े, तो वो बैठ सकते हैं। वरना कोई और रीज़न नहीं बनता जिस वजह से बुमराह जो है कि मैच में जाके बैठ जाएँ। ओवरऑल देखा जाए तो टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही है। तो अब 2-1 से सीरीज़ में आगे हो चुकी है लव। तो क्या लग रहा है कि अगले मैच में अगर हम बात करें तो क्या-क्या चेंजेज़ हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर यही सेम प्लेइंग 11 आपको उतरती हुई दिखेगी? जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है इंडियन टीम का, मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 सेम रहनी चाहिए। ज़्यादा मतलब चेंजेस नेसेसरी नहीं है। अगर कोई फोर्स चेंज आता है तो बात अलग है, मगर मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 रहेगी और इंडिया ये सीरीज 4-1 से जीत जाएगी। जिस हिसाब से अब डोमिनेट करके जीत रही मतलब है 2 इंडिया। गुना लगान तो टीम इंडिया वसूल गई है, आप कह रहे हो 4 गुना लगान वसूलेगी। हाँ, 4 रन लगाना, बोलिए बिल्कुल। बिल्कुल, वही है। और चेंजेज़ लेकिन ये है कि हमें देखने को आज भी दिख रहे थे कि यशस्वी जायसवाल जैसे पिछले मतलब इस पारी में कल भी हमने देखा था कि वो रिटायर्ड हो गए थे, और आज भी जब फील्डिंग भी कर रहे थे तो बार-बार वो अपनी बैक को पकड़ रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि बैक स्पैज़म इतना बढ़ जाए कि उनको अगले टेस्ट से बाहर होना पड़े। हाँ, वही बात है, फोर्स चेंज अगर होगा कोई तो उस वजह से भले ही यशस्वी या जायसवाल को बाहर वर्कलोड बैठा की भी हम देंगे। बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि बुमराह बाहर हो सकते हैं। बुमराह बुमराह बाहर भी हो जाएंगे तो मतलब मुझे लगता नहीं कि अब इंडियन टीम जिस हिसाब से इतने कॉन्फिडेंट लग रही है, नजर आ रही है इस मैच के बाद से,
बुमराह के बाहर जाने के बाद भी एज सच कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा। हाँ भाई, एक एक्स फैक्टर बॉलर जरूर है, वो हाईएस्ट प्रोवाइड विकेट करते हैं। टेकर है वो, हाईएस्ट नहीं विकेट तो टेकर है अगर सीरीज। अगर देखिए, अगर आपको लॉन्ग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो बुमराह बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसा नहीं चाहेंगे आपकी कोई इंजरी हो जाए जिससे वर्ल्ड कप में इंडिया को नुकसान हो जाए। तो अगर वर्कलोड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, और जायसवाल को भी सेम केस में अगर रेस्ट देना चाहे तो इंडिया दे सकती क्योंकि धर्मशाला में हमें पता है कि सीमर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उस नजरिए है। से जी जी। देखें तो उनको एक मैच का रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मशाला जो मैच है वहां पर हमें ऐसा हो सकता है कि 3 सीमर्स भी खेलते हुए दिखे, अगर कंडीशंस वैसी रही पिच में भी, और अगर वेदर भी हम देखें तो अगर उनका वेदर और वैसी कंडीशंस रहती है तो बुमराह जो है वो चौथे मैच में खेलते हुए हमें दिख सकते हैं। तो उस नजरिए से देखें तो बुमराह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम गुज्जू बॉय की बात कर रहे हैं, गुज्जू बॉय ने तो आज मतलब परफॉर्मेंस बैटिंग से पहली पारी में और दूसरी पारी में हमें बॉलिंग से करते दिखा है, क्योंकि उनको दूसरी पारी में बैटिंग तो मिली नहीं जडेजा को। तो लोकल बॉय का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा कि एक और 5 विकेट जडेजा ने अपने नाम कर लिया है। ये जडेजा का परफॉर्मेंस सिर्फ अभी से नहीं, हमेशा से जडेजा ने कहीं ना कहीं से, अगर बैटिंग और बॉलिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो फील्डिंग से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। जडेजा इस तरीके के प्लेयर है। और एक इनिंग में बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया, एक इनिंग में बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया है। बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगा इस टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं जडेजा का भी है। जितना जायसवाल को क्रेडिट मिल रहा है उतना ही जडेजा को भी मिलना चाहिए। ये बात तो है। अर्पित, मेरे अगर नेक्स्ट मैं अगर अगर नेक्स्ट मैच में आपके हिसाब से बुमराह को बैठाते हैं तो उनकी जगह किस बॉलर की जगह बन रही है स्क्वाड में? मुझे फिर तो वही है, उनके इंडियन टीम के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आकाशदीप ही रखा है उन्होंने, तो आकाशदीप को ही खिलाएंगे, मुकेश कुमार को और भी खिला सकते हैं। जायसवाल की जगह पडिक्कल का चांस लग रहा है आपको, अगर आप, हाँ अभी मैं इंजरी? आपके जब अभी इंटरनेट इशू चल रहा था तो मैं दर्शकों से यही चीज का डिस्कस कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आपको पडिक्कल आ सकते हैं अगर जायसवाल को बैक स्पेजम रहता है, और पडिक्कल वैसे भी आ सकते हैं पाटीदार की जगह। टीम इंडिया हो सकता है कि अब चौथे मैच में मौका दे दे या फिर केएल राहुल वापस आ जाए। तो कुछ कुछ अभी स्पेकुलेशंस ही हैं कि अगर केएल राहुल वापस आ जाते हैं चौथे टेस्ट में तो फिर पाटीदार की जगह उनको मौका मिल जाएगा, और अगर जायसवाल फोर्स चेंज होता है तो पडिक्कल को मौका मिल सकता है। क्योंकि एक लेफ्टी अब इंडिया चाहेगी कि टॉप ऑर्डर में रह ही रहे, वरना फिर जडेजा को और अक्षर पटेल दोनों को खिलाना पड़ जाता है। और मैं नहीं जी चाहूंगा कि जी। बॉलिंग में अब स्पिन ट्रायो में तो कोई चेंज हो। मुझे ये ट्रायो अभी तक का सबसे सही ट्रायो लगता है कि आपके पास तीनों अलग अलग तरीके के गेंदबाज हैं। एक आपके पास चाइनामैन है, एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, एक आपके पास ऑफ स्पिनर है। तो ये तीन वैरायटी जो गेंदबाज है ये टीम इंडिया को मतलब परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं। और बॉलिंग में दोनों सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, ध्रुव और जुरैल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया को एक तो असल ये में देखिए, ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट मिल गई है? देखिए ऋषभ पंत से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो ऋषभ पंत का अटैक था वो सरफराज खान में बैटिंग में दिखता है। और बॉलिंग और अगर हम विकेट कीपिंग में देखें तो पहली पारी में उनसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई, जिस पर कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया। वो कल के दिन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला, लेकिन वही है कि आज उन्होंने बहुत अच्छा कवर अप किया, आज उन्होंने कैच बहुत अच्छा लिया, पहला रनआउट जो कि बहुत मुश्किल था कि आप वहां से आ रहे हैं भगते हुए और आपके बिल्कुल थोड़ा ही आगे 2 फुट 3 फुट भी पहले ही बॉल गिर जाती है, उसमें आपको प्रेडिक्ट करना, आपने हेलमेट वैसे ही नहीं पहन रखा था। तो उस तरीके से आपने डाइव करके बॉल रोका और फिर उसके बाद रन आउट किया। और बहुत छोटे-छोटे आज हमने देखा कि बॉल अनइवन बाउंस हो रहा था, तो उसमें विकेट कीपिंग, ओवरऑल विकेट कीपिंग आज मतलब पहली पारी से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और बैटिंग तो हम उनकी देख ही चुके हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो अब अभी ये है कि उनको मौके जितने ज़्यादा मिलेंगे उस पर ही हम कंपेयर कर पाएँगे। ऋषभ पंत से कंपेयर देखिए, करने के लिए अगर आप बड़ी पारी हिटिंग खेलनी कैपेबिलिटीज पड़ेगी। की बात करते हैं तो ध्रुव जुरैल ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है आईपीएल में, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस रही थी उनकी, कि वो हिट करना भी जानते हैं प्रॉपरली। तो हो सकता है अभी टेस्ट मैच में, अभी एक थोड़ा ही इनिंग्स मतलब में हमने टेस्ट देखा है। टेस्ट गेम बहुत अलग हो जाता है। मैं मतलब आप ऋषभ पंत के भी नहीं बयान सुनेंगे। ऋषभ पंत का भी देखिए आप, T20 आईपीएल में परफॉर्मेंस जिस तरीके का रहता है, वो वही अप्रोच उनका बहुत हद तक सिमिलर अटैकिंग अप्रोच उनका टेस्ट मैच में भी रहता है। तो ध्रुव जुरैल लेकिन की वो अगर अटैक, आप हिटिंग, वही मैं कहने वाला था आपसे कि उन्होंने अटैक की अगर बात भी करें तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 150 की स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। उस पंत का भी मैं गाबा वाला इंटरव्यू आया था, ब्रॉडकास्ट हुआ, तो वो भी मैं सुन रहा था पूरा। तो उन्होंने जब उस पारी को रिलीव कर रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि भाई आप मेरी पारियां देखिए, किसी भी पारी में आपको मैं 200 या 150 की स्ट्राइक रेट से मारता हुआ नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ मैं किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
तो उस तरीके के नज़रिए से देखें तो अभी ध्रुव जुरैल को अभी हमें टाइम देना पड़ेगा कि वो वैसा नज़रिए से गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, कि आप उनकी पारी उस दिन भी देखेंगे तो उस पारी में उन्होंने ऐसा अटैक नहीं किया कि वो 100 की स्ट्राइक रेट से 90 की स्ट्राइक रेट से मार रहे थे। 50-60 की स्ट्राइक रेट चल रही थी, उन्होंने छक्के मारे जब भी उनको लगा कि गेंदबाज मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और एक जगह कंसिस्टेंट लाइन्स पे वो बॉल फेंक रहा है। अगर लाइन लेंथ उनकी कंसिस्टेंट होगी बॉलर की तो वो हमेशा किसी भी बैट्समैन के लिए दिक्कत होती है। तो वो उन्होंने ज़रूर बिगाड़ी। लेकिन मैं जहाँ तक है सरफराज खान का इसमें ज़िक्र करना चाहूँगा। अगर आप अटैक की बात करें तो जिस तरीके से वो क्लीन हिट्स लगा रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से दोनों पारी में आप एक पारी में देखिए बेस्ट बॉल जो था, वो टीम इंडिया ने इस मैच में ज़्यादा अच्छा बेस्ट बॉल दिखाया। बेन डकेट के अलावा मुझे नहीं दिखता कि इंग्लैंड ने पूरा किसी ने भी बेस्ट बॉल क्रिकेट खेल पाया हो। नहीं, खेलने का मौका ही मिलेगा तब खेलेंगे ना, जब लेकिन इस पिच पे पारी में आते तो ही विकेट मतलब गिर जा रहे। पहले डरे-डरे सहमे-सहमे आए थे इंग्लैंड टीम की, बेस्ट बॉल हाँ, खेलने लायक थी तो ऊपर से जिसने रन बनाए थे वो रन आउट हो गया, तो हाँ, बचता ही क्या है फिर। तो नहीं, वही है बेस्ट बॉल कहने की इंग्लैंड बात का है। यही होता है, जब स्टार्टिंग में एक आध विकेट गिर जाता है उसके बाद हर टीम की तरह इंग्लैंड का भी है कि विकेट गिरने लग जाते हैं, प्रेशर में आ जाती है टीम, तब बेन बेस्ट स्टोक्स बॉल का खत्म हो लेकिन आज जाता जो है बिल्कुल। बयान है वो बहुत ही मतलब ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब उनको अभी उनका ये कहना है कि बेन डकेट है, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली और जो हमारा मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया के हम कितना टोटल जा पाए पहली पारी में, वो हम पूरा नहीं कर पाए। और उन उसके बाद कि सबका अलग-अलग परसेप्शन है, लेकिन हम ड्रेसिंग रूम में जैसा हमारा परसेप्शन है, हम उस पे डिपेंड करते हैं और हमारे लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम 1-2 से सीरीज़ डाउन है, लेकिन हमें 2 मैच जीतने हैं और 2 मैच बचे हैं। तो वो उनका मतलब क्लियर है कि अभी भी हम सीरीज़ जीत के जाएँगे। मुझे लगता है कि नहीं, अगले मैच मैंने के बाद मैंने शायद वो मैंने कंसिस्टेंट हाँ, बेन डकेट का भी मैंने देखा था, एक स्टेटमेंट में कहीं पढ़ा था, उन्होंने बोला कि जो जायसवाल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं उसका क्रेडिट कहीं हुँ। ना कहीं बैसबॉल को जाता है, कि हमारी वजह से वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब क्रेडिट लेने में और कॉन्फिडेंस में तो इंग्लैंड की टीम बहुत हाई रहती है हमेशा। हाँ, और फिर उनका हमने धाराशायी होते हुए वर्ल्ड कप में देखा ही था, ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उनका क्रेडिट और उनकी टीम यहाँ पर जो धाराशायी हुई थी और पहले मैच जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से माइकल वॉन और उनकी तरफ से आया भी था बयान जो कि वो देते भी हैं कि एक मैच जीत जाते हैं, उनको लगता है कि हमने पूरा गेम ही अपनी तरफ कर लिया, सीरीज़ ही हमारी है। लेकिन अब नहीं, टीम इंडिया ने इंडिया को इतना बस हाई 1 स्टैंडर्ड मैच और सेट कर जीतना रखा है। है ना, जी? टीम इंडिया ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि टीम एक मैच हराने के बाद भी अपने आप को ऐसा समझ लेती है कि हाँ, इंडिया में आके एक मैच भी जीता है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मतलब टेस्ट सीरीज़ तो टीम इंडिया में लास्ट इंग्लैंड ही जीती थी 12 साल पहले, तो अभी तक वो 2000 रिकॉर्ड 2012 में जीती जाएगी। 2012 में जीती थी। एलिस्टर कुक उस टाइम पर काफ़ी अच्छा खेले थे, जो रूट मुझे लगता नहीं है शायद उस टीम में थे। यान लेकिन बेल एलिस्टर थे क्या? यहाँ इयान बेल थे, पॉल कॉलिंगवुड थे, केविन पीटरसन थे उस टीम में और ब गेंदबाजों में ग्रेम सॉन और मॉन्टी पेनेसर ने मैच चेंज किए थे उनके लिए सबसे ज़्यादा। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, ग्रेम सॉन और मॉन्टी पेनेसर ने। दूसरी तरफ हरभजन भी थे। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ वो रही थी। अब चौथा मैच की बात करें तो चौथा मैच अब 23 फरवरी यानी 5 दिन बाद होगा। तो टीम इंडिया के पास भी काफ़ी टाइम रहेगा और अब देखते हैं कि चौथे टेस्ट मैच में किस तरीके से रहेगा। तो अब हमने ओवरऑल सारी चीज़ों पर मतलब बात कर ली है। तो अगर आपको हमारा ये पूरा डीएनएल का लाइव सेशन पसंद आया हो, हमने चारों दिन के अगर आप हाइलाइट्स देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को डीएनए को इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर जाकर आप हमारे पूरे सारी जितनी भी अपडेट्स हैं, मैच से जुड़ी हुई और अलग पूरे न्यूज़ से रिलेटेड भी अपडेट्स वो वहाँ पर जाकर आप पा सकते हैं। और हमारी हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट पर जाकर भी आपको अलग-अलग स्टैट्स और क्रिकेट और दुनिया जगत से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। और इस लाइव सेशन को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको होप करते हैं कि लाइव सेशन ये पसंद आया हो जिसमें अगर हमने पूरा स्टैट्स, एनालिसिस और मैच से जुड़ा हुआ सब कुछ कवर अप किया था।